जी हाँ मेरे दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में आपको दिख रहा है, आज के वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताने वाला हूँ AC3 हिंदी के मोस्ट VVI प्रश्नों को और उसके उत्तरों को। इस कह सकते हैं कि आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए महासंग्राम साबित होने वाला है, जिसके अंतर्गत में आप AC3 हिंदी के पूरे सिलेबस को समाप्त कर सकते हैं और बिल्कुल आसान शब्द में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग AC3 हिंदी को समाप्त करेंगे और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप इतने प्रश्न पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं जाएगा। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए मैं आपको बताता हूं कि आखिर कौन से प्रश्नों को आज की वीडियो के अंतर्गत में मैं आपको करवाने वाला हूं। ठीक है, तो देखिए मेरे दोस्त, पहला प्रश्न मैं आपको जो करवाऊंगा वो हमारा पहला है कि भाषा की परिभाषा, प्रवृत्ति एवं विविध रूपों का विस्तार से वर्णन करें। ये क्वेश्चन पहला नंबर में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, दूसरे नंबर में मैं आपको बताऊंगा स्वर एवं व्यंजन के प्रकार और भाषा के विकास में उनके क्या योगदान रहा है उसके बारे में। ठीक है, तीसरे प्रश्न में मैं आपको बताऊंगा साहित्य रचना में भाषा की भूमिका की विवेचना करें। क्या क्या साहित्य रचना में भाषा की क्या भूमिका रही है। फिर मेरे दोस्त, चौथे प्रश्न में मैं आपको बताऊंगा भाषा और बोली के बीच में क्या अंतर है, स्पष्ट करिए। फिर पांचवें प्रश्न में मैं आपको बताऊंगा कि भाषा की परिभाषा देते हुए हिंदी भाषा के महत्व की व्याख्या करिए। छठे प्रश्न में मैं आपको बताऊंगा वर्तमान समय में हिंदी भाषा की स्थिति पर प्रकाश डालिए कि अभी के समय में हिंदी भाषा की क्या स्थिति रही है। फिर सातवें प्रश्न में मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी भाषा के विकास में विभिन्न बोलियों का क्या योगदान रहा है, जैसे कि खड़ी बोली हो गया, अवधी हो गया, ब्रज हो गया, है ना। ऐसे कई ऐसे बोलियां हैं जिसका योगदान रहा है हिंदी भाषा के विकास में। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा हिंदी भाषा के विकास की संक्षिप्त रूपरेखा कीजिए, मीन्स हिंदी भाषा के उद्भव और विकास के बारे में बताइए। ठीक है, तो यहाँ तक मैं आपको 8 प्रश्न का उत्तर करवाऊंगा और बिल्कुल आसान शब्दों में करवाऊंगा और ये गारंटी है कि इतने प्रश्न पढ़ने के बाद आप आराम से ये पूरे सिलेबस को ख़त्म कर सकते हो और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को और जानते हैं कि आखिर भाषा की क्या परिभाषा होती है, क्या प्रवृत्ति होती है और क्या क्या विविध रूप हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण प्रश्न को क्लियर करने वाले हैं जो कि इस प्रकार से है। तो आज का प्रश्न हमारा है भाषा की परिभाषा, प्रवृत्ति एवं विविध रूपों का विस्तार से वर्णन करें। क्वेश्चन क्या है कि भाषा की परिभाषा दीजिए, इसके प्रवृत्ति को बताइए तथा इसके विविध रूप, इस भाषा के कौन से रूप होते हैं उसके बारे में बताइए, है ना। सबसे पहले दोस्त मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है वो आपको अलग अलग तरीके से भी पूछ सकता है। कैसे? तो क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि भाषा की परिभाषा का विस्तृत वर्णन करें, है ना। या तो पूछ सकता है कि भाषा की प्रवृत्ति के बारे में बताइए, या तो भाषा के विविध रूपों का विस्तार से वर्णन करिए। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से आए, चाहे वो भाषा की परिभाषा दे, भाषा की प्रवृत्ति दे तथा विविध रूपों के बारे में दे, आपको सेम प्रकार से आंसर लिखना है, एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे दोस्त यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि आखिर भाषा की परिभाषा क्या होती है, भाषा किसको कहते हैं, क्योंकि बार बार यहाँ पे एक ही क्वेश्चन आता है, भाषा की परिभाषा, भाषा की प्रवृत्ति और भाषा के विविध रूप। तो सबसे पहले हम लोग को यही समझना पड़ेगा कि आखिर भाषा किसको कहते हैं, है ना। अब देखिए, अगर इजी लैंग्वेज में बात करें, अगर आसान शब्दों की बात करें, तो भाषा का मतलब क्या होता है, अपनी बातों को दूसरों तक पहुँचाना। अगर मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे हैं तो ये किसके माध्यम से, भाषा के माध्यम से, है ना। तो कह सकते हैं कि भाषा एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने अनुभव को, सूचना और ज्ञान जो है ना दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। क्या कहिएगा कि भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार, भावना, अनुभव, सूचना और ज्ञान को जो है ना दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, भाषा कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि यह जो है ना व्यक्ति और समाज के बीच संप्रेषण का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। मीन्स भाषा एक ऐसा माध्यम है जो क्या करता है, व्यक्तियों और समाज के बीच में संप्रेषण का माध्यम बनता है, बातचीत का माध्यम बनता है। अगर आप भाषा नहीं जानोगे तो क्या किसी से बात कर पाओगे, नहीं बात कर पाओगे। कैसे बात करोगे, अगर आप बोलने ही नहीं जानते हो, कोई भाषा ही नहीं जानते हो, तो कैसे बात कर पाओगे। तो वही कह रहा है कि यह जो है ना व्यक्ति और समाज के बीच में संप्रेषण का साधन है, मीन्स बातचीत का क्या है, साधन है, क्या, भाषा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको स्टार्टिंग में लिखना है भाषा की परिभाषा में। आगे लिखना है दोस्त, सरल शब्दों की अगर बात करें तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि भाषा वह तरीका है जिससे हम बोलकर, लिखकर, इशारों के द्वारा
अपने मन की बातों को दूसरों तक बताते हैं। ये सही बात है कि भाषा वह तरीका होता है जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, बोल करके, कुछ चीज़ों को बोल करके, लिख करके और इशारों के माध्यम से अपनी मन की बात जो है दूसरों तक पहुंचाते हैं, है ना, और उनकी बातों को समझते हैं। इसी माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ठीक है, मीन्स बातचीत करने का जो माध्यम है उसको हम लोग भाषा कहते हैं। आगे कह रहा दोस्त कि कुछ विद्वानों के द्वारा जो है ना, कुछ विद्वानों के द्वारा इसकी विशेषताएं, मतलब परिभाषाएं दी, अलग अलग परिभाषाएं दिया गया है। तो आखिर कौन सी परिभाषाएं दिया गया है, ये चीज़ को हम लोग विस्तार से समझते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला है पतंजलि के अनुसार से। किसके अनुसार से? पतंजलि के अनुसार से। अब आखिर ये क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं कि मन की बात को बाहर निकालने वाली क्रिया ही वाक है, मीन्स भाषा है। इन्होंने क्या कहा कि मन की बातों को, आपके मन में जो बातें चल रही है उसको बाहर निकालने का मतलब दूसरों को बताने की प्रक्रिया ही क्या है, भाषा है। फिर ब्लूम्सफील्ड क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं कि भाषा वह साधन है जिससे मनुष्य सामाजिक समूह में संवाद करता है। क्या कह रहा है कि भाषा वैसा साधन होता है जिसके द्वारा मनुष्य, मीन्स मानव, कोई व्यक्ति जो है क्या करता है, समाज में बातचीत करता है। मैं सीधा समझिएगा कि बातचीत करने का जो माध्यम है उसको हम लोग क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ठीक है, कह रहा दोस्तों कि भाषा केवल बोलने का साधन नहीं है, यह जो है समाज, संस्कृति, परंपरा और ज्ञान का आदान प्रदान का भी माध्यम है। सही बात है। ठीक है, देखिए भाषा से सिर्फ हम लोग बातचीत नहीं करते हैं बल्कि समाज के बारे में सीखते हैं। ठीक है, संस्कृति के बारे में भी बातचीत करते हैं, है ना, इससे संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है, परंपरा के बारे में भी बातचीत करते हैं और ज्ञान का भी आदान प्रदान करते हैं। किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से। ठीक है, तो वही कहा गया कि भाषा जो है केवल बोलने का साधन नहीं है, यह जो है समाज, संस्कृति, परंपरा और ज्ञान के आदान प्रदान का भी क्या है, माध्यम है। ठीक है, अब मेरे दोस्त क्वेश्चन में हम लोगों को ऐसे कहा था कि भाषा की प्रवृत्ति का अर्थ बताइए। क्या बताइए? भाषा की प्रवृत्ति, कि आखिर भाषा की प्रवृत्ति क्या होती है, भाषा किसको कहते हैं, है ना। तो बात करते हैं अगर भाषा की प्रवृत्ति का, तो कहा जाता है कि भाषा की प्रवृत्ति का अर्थ है भाषा का वह गुण या स्वभाव जो इसे खास बनाता है। कोई पूछेगा कि भाषा की प्रवृत्ति क्या है, तो भाषा का प्रवृत्ति का मतलब होता है भाषा का गुण और स्वभाव जो क्या करता है, भाषा को खास बनाता है। ठीक है, स्पेशल बनाता है। कह रहा है जैसे इंसान का स्वभाव होता है बोलना, सोचना, हंसना, वैसे ही भाषा का भी एक विशेष स्वभाव होता है जिससे हम समझ सकते हैं कि भाषा कैसी है, कैसे काम करती है और ये क्यों जरूरी है। क्या कहा कि जैसे इंसान का एक स्वभाव होता है बोलना, सोचना, हंसना, पढ़ना, है ना, वैसे भाषा का भी एक विशेष स्वभाव होता है। और विशेष स्वभाव क्या है, तो उसका विशेष स्वभाव ये है कि भाषा कैसी होती है, ठीक है, ये कैसे काम करती है और ये क्यों जरूरी है। ठीक है, कह रहा है कि भाषा की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन जो है ना निम्नलिखित रूपों में किया गया है। तो चलिए हम लोग समझते हैं दोस्त कि आखिर भाषा की कौन सी प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। तो पहला यहाँ पे कह दिया कि भाषा जो होती है वो सामाजिक होती है। भाषा क्या होती है, सामाजिक होती है। कैसे? कह रहे कि भाषा अकेले व्यक्ति की नहीं होती, यह समाज में रहती है और समाज के लोगों से ही सीखी जाती है। क्या कहा कि भाषा अकेले व्यक्ति की नहीं है, ठीक है, ये समाज में पूरे समाज के लोगों को ये भाषा पता होता है और ये समाज से ही सीखा जाता है। जैसे कि देखिए, बच्चा जब जन्म लेता है तो वह बोल सकता नहीं है, लेकिन परिवार, समाज और स्कूल से जो है ना वो क्या करता है, भाषा सीखता है। ये तो हम लोग सब जानते हैं, है ना। उसी तरह दूसरा कह रहा है कि भाषा सीखी जाती है। भाषा क्या कह रहा है, सीखी जाती है। कैसे? कह रहा है कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो बच्चा पैदा होते ही हिंदी, इंग्लिश या कोई और भाषा नहीं जानता है, वह सुन करके, देख करके और दोहरा करके क्या करता है, भाषा सीखता है। अर्थात भाषा जो है वो सीखने की प्रक्रिया है। तो इसकी दूसरी प्रवृत्ति थी भाषा सीखी जाती है। तीसरा कह रहे दोस्त कि भाषा परिवर्तनशील भी होती है। अब परिवर्तनशील कैसे है, तो कह रहा है भाषा समय के साथ बदलती रहती है। जैसे पुराने हिंदी शब्दों की जगह नए शब्द आ जाते हैं, है ना। मीन्स कह रहा है कि भाषा जो है समय के साथ बदलता है। सब चीज़ ऐसा है दोस्त कि समय के साथ बदलते रहता है। पहले के लोग जो झारखंड में रहते थे वो खोरठा बोलते थे, ठीक है, लेकिन अभी जो लोग हैं वो धीरे धीरे हिंदी बोलना चालू कर दिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इंग्लिश भी बोलना जानते हैं, ठीक है, इंग्लिश भी बोलते हैं,
है ना। तो वही कह रहा है कि भाषा जो है वो परिवर्तनशील है, ये समय के साथ बदलती रहती है। चौथा क्या है दोस्त कि भाषा का विकास होता है। भाषा का क्या होता है, विकास होता है। भाषा का विकास कैसे होता है, कह रहे भाषा जो है धीरे धीरे समय के साथ विकसित होती है, नई परिस्थितियों के अनुसार नए शब्द, भाव और शैली में आते हैं। जैसे कि देखिए, जब कोरोना का महामारी आया था, ठीक है, उस समय उसको कोविड कहा गया था। क्या कहा गया था, कोविड। लेकिन उसी समय देखिए कोविड कहा गया, लॉकडाउन कहा गया और क्वारंटाइन कहा गया, ठीक है। लेकिन इसके पहले ये सब शब्दों का उपयोग ज़्यादा होता नहीं था, है ना। और ये सब जो है उस समय क्या हो गया, आम हो गया, मतलब सभी लोगों के मुंह पे जो है ये शब्द चलता था। जबकि इसके पहले भी ये शब्द का यूज़ होता था, लेकिन इतना व्यापक तरीके से यूज़ होता नहीं था। इसलिए कह रहा है कि जब परिस्थिति आती है वैसा, तो उस समय जो है ना भाषा का विकास भी हो जाता है, ठीक है। पांचवा कह रहा है दोस्त कि भाषा का उपयोग विविध रूपों में होता है। भाषा का उपयोग जो है ना वो अलग अलग रूपों में होता है। कैसे, कह रहे भाषा को हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, इशारों में बता सकते हैं, या तो चित्र से भी समझा सकते हैं। इसलिए क्या कहा गया कि भाषा का उपयोग जो है वो विविध रूपों में भी होता है। जैसे कि देखिए, गूंगे लोग संकेत भाषा का उपयोग करते हैं, ठीक है। मतलब जो गूंगे लोग होता है वो क्या करता है, सांकेतिक भाषा का उपयोग करता है, आपको मतलब समझाता है सांकेतिक रूप से, है ना, कि वो ये है ऐसा करके, मतलब बोलता नहीं है, वो बस दिखा करके समझाता है ना। छठा कह रहा है दोस्त कि भाषा एक सामाजिक पहचान भी होती है। भाषा क्या होता है, एक सामाजिक पहचान। कैसे होती है, कह रहा है कि हमारी भाषा यह भी बताती है कि हम किस क्षेत्र, जाति या समुदाय से हैं। भाषा क्या करता है, भाषा हमें ये बताता है कि हम किस क्षेत्र से हैं, कौन सी जाति से हैं और कौन से समुदाय से हैं। जैसे कि बंगाली हो गया, गुजराती हो गया, मराठी हो गया, पंजाबी हो गया, ये सब जो बोलियां हैं वो लोगों की पहचान बताती है, ठीक है, कि आप कौन से क्षेत्र से हैं। हाँ, ठीक है। अब देखिए आगे की बात करते हैं मेरे दोस्त। तो क्वेश्चन में ऐसे भी कहा था कि भाषा के विविध रूपों का वर्णन करें। क्या बताइए, भाषा के विविध रूप, कि भाषा के कौन कौन से रूप हैं, अलग अलग कौन कौन से रूप हैं, उसके बारे में बताइए। तो मेरे दोस्त मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कहा जाता है कि भाषा का एक रूप नहीं होता। भाषा जो है समय के अनुसार, स्थान के अनुसार, उपयोग के अनुसार और परिस्थिति के अनुसार बदलते रहता है। जैसे मान लीजिए आप जो है अभी अमेरिका गए, कहाँ गए, अमेरिका गए, ठीक है। आप झारखंड में रहते थे, ठीक है, उसमें आप क्या करते थे, हिंदी बोलते थे, खोरठा बोलते थे, है ना। लेकिन जब आप अमेरिका गए तो वहाँ पे जो है आपको अंग्रेजी बोलना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वहाँ के लोग हिंदी जानता ही नहीं है, ठीक। तो वही कह रहा है कि भाषा का कोई एक स्थायी रूप नहीं होता है, वो समय के अनुसार से, स्थान के अनुसार से, उपयोग के अनुसार से और परिस्थिति के अनुसार से बदल जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे गए तो अब ऐसा परिस्थिति आ गया कि आपको अंग्रेजी बोलना ही पड़ेगा, ठीक है, तो भाषा तो यहाँ बदल गया। वही कह रहा दोस्त कि भाषा एक ही रूप में नहीं होती है, बल्कि यह समय, स्थान, उपयोग और परिस्थिति के अनुसार से जो है ना वो बदलती रहती है। कह रहा है भाषा के अलग अलग रूप होते हैं जिनका प्रयोग हम रोज़मर्रा के जीवन में अलग अलग तरीकों से करते हैं। भाषा के विविध रूपों का वर्णन जो है वो निम्नलिखित रूपों में किया गया। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर भाषा के कौन से विविध रूप हैं, अलग अलग रूप हैं। देखिए मेरे दोस्त, पहला भाषा का जो अलग रूप है वो है मौखिक भाषा। क्या है, मौखिक भाषा मीन्स वैसा भाषा जिसको हम लोग मुंह के माध्यम से बोल के उपयोग करते हैं। कह रहा है कि यह वह भाषा है जिसे हम बोल करके या तो सुन करके एक दूसरे से संवाद करने के लिए उपयोग करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए उपयोग करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मौखिक भाषा। उदाहरण में समझिएगा, जैसे घर में माता पिता से बात करना, स्कूल में शिक्षकों से प्रश्न पूछना, ठीक है, ये सब हमारा क्या है, मौखिक है। मीन्स मुंह के माध्यम से जो बातचीत होता है उसको हम लोग मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा, लिखित भाषा। लिखित भाषा मतलब वैसा भाषा जिसको हम लोग लिख करके व्यक्त करते हैं। कह रहा है कि यह वह भाषा है जिसे कागज़, किताब, मोबाइल या कंप्यूटर पर लिख करके व्यक्त किया जाता है। आज आप लोग टेक्स्ट करते हो, किसी को टाइपिंग करके मैसेज करते हो, ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो, तो वो क्या है, लिखित भाषा है ना, क्योंकि उसमें हम लोग क्या कह रहे हैं, लिख रहे हैं। तो वह कह रहा है कि यह वह भाषा है जिसे कागज़, किताब, मोबाइल या कंप्यूटर पर लिख करके व्यक्त किया जाता है, ठीक है। उदाहरण देखिए मेरे दोस्त, कह रहा है पत्र लिखना, किताब पढ़ना और परीक्षा में उत्तर देना, ये सब क्या है, हमारा लिखित भाषा है। फिर तीसरा कह रहा है आंचलिक भाषा और बोली। ये क्या है, आंचलिक भाषा। आंचलिक भाषा मतलब क्या है, तो कह रहा है कि भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोलियां होती हैं। भारत के अलग अलग क्षेत्र में क्या होती है, अलग अलग बोलियां होती है ना। लेकिन ये जो है मानक भाषा से थोड़ी अलग होते हैं। अब मानक भाषा क्या है,
तो मानक भाषा आपको अगले स्टेप में बताया जाएगा, मीन्स पॉइंट नंबर 4 में बताया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, आंचलिक भाषा। आंचलिक भाषा मतलब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषा, है ना। उदाहरण के रूप में देखिएगा, बिहार में भोजपुरी बोला जाता है, झारखंड में खोरठा बोला जाता है, बंगाल में बंगाली बोला जाता है, उत्तर प्रदेश में अवधी बोला जाता है ना। तो ये जो है आंचलिक भाषा है और बोली है। फिर चौथा हमारा है मानक भाषा। मानक भाषा मतलब क्या है, तो यह वह भाषा है जो पढ़ाई, सरकारी कार्य और समाचार पत्रों में उपयोग किया जाता है, मीन्स स्टैंडर्ड लैंग्वेज है ये, है ना। जैसे कि स्कूलों में हिंदी की खाड़ी भाषा का उपयोग। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है कि यह जो भाषा है वो शुद्ध होता है, नियमबद्ध होता है, मीन्स नियमों से बंधा हुआ होता है और सभी के लिए समझने के योग्य ये होता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, मानक भाषा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्त, शिष्ट भाषा क्या है। शिष्ट भाषा, शिष्ट भाषा मतलब फॉर्मल भाषा, जिसको हम लोग ऑफिस में यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई सभा में यूज़ करते हैं, कोई मीटिंग में यूज़ करते हैं, सरकारी संस्थान में यूज़ करते हैं, है ना। वही कह रहा है दोस्त कि यह भाषा है जो किसी सभा, औपचारिक पत्र, भाषण, सरकारी या तो शिक्षण संस्थानों में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पे देखिएगा तो हम लोग करते हैं मान्यवर कहते हैं, ठीक है, कृपया ध्यान दें, या तो आपका स्वागत है। ये सब जो शब्द है ना, ये शिष्ट भाषा कहलाता है। क्या कहलाता है, शिष्ट भाषा। ठीक है, कह रहे इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता है कि इसमें विनम्रता होती है और सम्मान झलकता है। लोगों को लगता है कि हाँ ये विनम्र पूर्वक से बोल रहा है और इसमें हमारा सम्मान किया जा रहा है। फिर छठा इसका जो रूप है मेरे दोस्त, वो है अनौपचारिक या तो अशिष्ट भाषा। क्या है, अनौपचारिक और अशिष्ट भाषा। मीन्स यह जो है ना आम बोलचाल की भाषा होती है, जिसमें से दोस्ती और अपनापन होता है। मीन्स ऐसा भाषा जो आप अपने दोस्त के साथ उपयोग करते हैं, कैसे भी तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या हाल चाल है, चलो घूमें, क्या काम कर रहा है, ये करते हैं वो करते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है ना अनौपचारिक और अशिष्ट भाषा होता है। तो यहाँ तक मेरे दोस्त हम लोगों ने भाषा के विविध रूपों को भी जान लिया। अब मेरे दोस्त बारी आती है अंत में निष्कर्ष का। तो निष्कर्ष में हम लोग लिखेंगे कैसे, निष्कर्ष में इस प्रकार से लिखेंगे कि भाषा जो है ना मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। क्या कह रहा है, भाषा जो है मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है जो उसे अन्य जीवों से अलग बनाती है ना। अगर भाषा नहीं जानते लोग, ठीक है, तो वो जानवर के समान है, क्योंकि जानवर भी भाषा जानता नहीं है। ठीक है, कह रहा यह जो है सामाजिक जीवन का आधार है। भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि समाज की संस्कृति, विचारधारा, पहचान का प्रतीक है ना। अब जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ की भाषा बोलते हैं, तो वहाँ की भाषा में आपकी संस्कृति, आपकी विचारधारा और आपकी पहचान झलकता है। कह रहा है इसकी विविधता भारत जैसे देशों को और भी सुंदर और समृद्ध बनाती है। इस भाषा में विविधता जो है ना, ये भारत को क्या बनाती है, और भी सुंदर और समृद्ध बनाती है। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग एसी हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही आवश्यक होने वाला है। तो आज का प्रश्न दोस्तों हमारा इस प्रकार से है कि स्वर एवं व्यंजन के प्रकार और भाषा के विकास में उसके योगदान पर चर्चा करें। क्वेश्चन पहले ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि स्वर एवं व्यंजन के प्रकार, में स्वर और व्यंजन वर्ण क्या है उसके बारे में बताइए, इसके प्रकार कितने होते हैं उसके बारे में बताइए, और कह रहा है स्वर और व्यंजन मिल करके जो है ना भाषा को किस प्रकार से बनाते हैं उसके बारे में बताइए। तो सबसे पहले मेरे दोस्त हम लोग को जानना पड़ेगा कि आखिर स्वर और व्यंजन क्या होता है, लेकिन उसके पहले हम लोगों को परिचय लिखना पड़ेगा। अब परिचय में क्या लिखना पड़ेगा, तो परिचय में दोस्त हम लोग लिखेंगे इस प्रकार से कि भाषा मनुष्यों के संप्रेषण का सबसे प्रभावी माध्यम है। मीन्स अगर बात करते हैं भाषा का, तो भाषा जो है ना मनुष्यों के बातचीत का एक साधन है। अगर भाषा नहीं होता तो मनुष्य आज बातचीत नहीं कर पाते। ठीक है, कह रहा भाषा को बोलने, समझने और लिखने के लिए हमें ध्वनियों की ज़रूरत होती है। अब क्या कह रहा है कि मान लीजिए ठीक है, हम लोग जानते हैं कि बातचीत करने के लिए भाषा की ज़रूरत होती है, लेकिन भाषा को बोलने के लिए, उसको समझने के लिए और भाषा को लिखने के लिए जो है ना हम लोग को ध्वनि का ज़रूरत पड़ता है। किसका, ध्वनि का, या तो वर्णों का ज़रूरत पड़ता है। और यही जो ध्वनि है वो दो प्रकार की होती है। कौन सी, स्वर और व्यंजन। कौन सा, स्वर और व्यंजन। मीन्स कह सकते हैं कि भाषा को बोलने के लिए जिन ध्वनियों का प्रयोग होता है उसे ही हम लोग स्वर और व्यंजन ध्वनि कहते हैं। आगे कह रहा है दोस्त कि यही ध्वनि मिल करके
क्या करता है, वो शब्द को वाक्य बनाता है। ये ध्वनि मिलके क्या करता है, शब्द को जो है ना वाक्य बनाता है, जिससे भाषा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, भाषा का। तो कोई पूछेगा आपको कि स्वर और व्यंजन वर्ण क्या होता है या तो ध्वनि क्या होता है, तो आपको कहना है भाषा को बोलने के लिए, समझने के लिए और लिखने के लिए हमें जिन ध्वनियों का उपयोग करना होता है वही ध्वनि को हम लोग स्वर और व्यंजन ध्वनि कहते हैं या तो स्वर और व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं कि आखिर स्वर क्या है या तो स्वर ध्वनि क्या है, स्वर वर्ण क्या है, ये चीज़ समझते हैं। अब बात करते हैं अगर स्वर वर्ण का या तो स्वर ध्वनि का, तो कहा जाता है कि स्वर वे ध्वनियाँ होती हैं जिन्हें हम बिना किसी रुकावट के गले से सीधा बोल सकते हैं। क्या कह रहा है कि स्वर जो होता है ऐसा ध्वनि होता है मेरे दोस्त, ध्वनि मतलब मुंह से जो निकलता है आवाज़। ठीक है, कह रहा है कि स्वर वैसी ध्वनियाँ होती है जिन्हें हम बिना किसी रुकावट के गले से सीधा बोल सकते हैं। मीन्स इनको बोलते समय हवा जो है मुंह से बिना अड़चन के निकलती है। मतलब सीधा समझिएगा कि इसको बोलने के लिए हम लोग को किसी की ज़रूरत होती नहीं है, किसी की मतलब मदद की ज़रूरत होती नहीं है। जैसा कि देखिए स्वर के प्रकार की अगर बात करें तो हिंदी भाषा में जो है ना कुल 13 स्वर होते हैं। पहला हमारा है आ, अम्य आ, हर्षही, दुर्गई, हर्षऊ, दुर्गहु, री, ए, आय, ओ, आव, अंग और आह। ठीक है, ये जो 13 हैं यही 13 हमारा क्या है, स्वर वर्ण है। क्या है, स्वर वर्ण। और कहा जाता है कि इसको जो है ना, इसको बोलने के लिए किसी और वर्ण का सहायता लेने की जरूरत हम लोग को नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि देखिए जैसा कि अगर हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए हम लोग ए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ए। ठीक है, तो ए जब बोलते हैं ना तो ए जो है सिर्फ ए से ही मिल के बना हुआ है, इसमें से और कोई दूसरा वर्ड आता नहीं है। लेकिन अगर हम लोग का बोलते हैं, क्या बोलते हैं, का। ठीक है, तो का में दोस्तों जब आप पढ़ोगे का को, ठीक है, तो का जो है ना का और आ मिल करके बनता है का आ, है ना, लास्ट में आ भी आता है। तो वही कह रहा है कि जो स्वर वर्ण होता है तो स्वर ध्वनि होता है ना, उसको किसी और की जरूरत होती नहीं है। लेकिन जब हम लोग व्यंजन वर्ण बोलते हैं तो व्यंजन वर्ण में जो है ना स्वर वर्ण का जरूरत होता है। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग व्यंजन वर्ण को समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है, व्यंजन क्या है, तो कह रहा है व्यंजन वे ध्वनियाँ होती है जिन्हें बोलने में स्वरों की मदद लेनी पड़ती है। मैंने आपको बताया अभी कि व्यंजन जो होती है वो ध्वनियाँ होती है। ठीक है, वे वर्ण होता है जिसको बोलने के लिए जो है ना स्वर वर्ण का मदद लेना पड़ता है। कह रहा इन ध्वनियों को बोलते समय जो है ना हवा कहीं ना कहीं रुकती है। इसको बोलने के समय हवा कहीं ना कहीं रुकती है, इतना आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, जैसा कि होठ, जीभ, तालु आदि। देखिए बस आपको इतना समझना है कि व्यंजन वर्ण वे ध्वनियाँ होती है जिसको बोलने के लिए हम लोग को स्वर वर्ण का सहायता लेना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए व्यंजन वर्ण का प्रकार कौन सा है, तो आप लोगों ने का खा पढ़ा होगा, है ना। तो का से लेकर के माँ तक जो है ना वो हमारा स्पर्श व्यंजन होता है। क्या होता है, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, फिर देखिए अंतोषिया रा ला वा जो है वो अंतस्थ व्यंजन है। फिर तालम सा, मूर्धन सा, धन सा, हा जो है वो उष्म व्यंजन है। और फिर क्या हमारा माँ हो गया, ना हो गया, अंगा हो गया और त्रा जो हो गया ना, ये हमारा क्या है, अनुनासिक व्यंजन है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने ये समझा कि आखिर स्वर वर्ण क्या है और व्यंजन वर्ण क्या है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि ध्यान दीजिएगा कि हिंदी में लगभग जो है ना 33 से 36 व्यंजन होते हैं। मीन्स व्यंजन वर्ण होता है कितना, 33 से 36। ठीक है, अब कह रहा क्वेश्चन में हमारा कहा था कि भाषा के विकास में स्वर और व्यंजन वर्ण का योगदान। ऊपर तो हमारा ऐसे ही कोई दिक्कत नहीं है, वो तो ऐसे बता लोगे आप। ठीक है, लेकिन मेन क्वेश्चन आपका यहाँ आता है कि भाषा के विकास में आखिर स्वर और व्यंजन वर्ण का क्या योगदान है। तो कहा गया कि भाषा के विकास में स्वर और व्यंजन का जो योगदान है उसमें से पहला हमारा है शब्द निर्माण में महत्वपूर्ण या तो शब्द निर्माण में मदद। स्वर और व्यंजन क्या करता है, शब्द को निर्माण करता है। कह रहा दोस्त कि स्वर और व्यंजन मिल करके शब्द बनाते हैं। जैसे कि राम में रा और माँ, जैसे रा हमारा क्या हो गया, रा और माँ। ठीक है, रा और माँ जो है व्यंजन हो गया, जबकि ये जो मात्रा आई हमारा, ये हमारा क्या है, स्वर है। ठीक है, तो वह कह रहा है कि स्वर और व्यंजन मिल करके हमारा क्या बना रहा है, शब्द बना रहा है। अगर स्वर या व्यंजन में
कोई कमी हो जाती है तो शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, मान लीजिए रम या राम और राम, क्या लिखा हुआ है? राम, ठीक है। लेकिन वही अगर यहाँ पे ये मात्रा नहीं रहता तो ये क्या हो जाता? रम हो जाता। क्या हो जाता? रम, मतलब इसका अर्थ ही बदल गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए, देखिए मैं लिख रहा हूँ कम या काम काम, तो यहाँ पे जब मात्रा आई तो आप पढ़ रहे हो कि काम मतलब कोई वर्क होगा आपको, लेकिन अगर यहीं पे ये मात्रा छूट जाती है, ये कम हो जाता है, इसका मतलब कुछ चीज़ में कमी हो रही है ना। तो अगर मात्रा छूटा तो उसका अर्थ भी बदल जाएगा। वही कह रहा है कि शब्द को निर्माण करने में जो है स्वर और व्यंजन दोनों की जरूरत होती है। फिर दूसरा कह रहे दोस्त, स्पष्ट उच्चारण। स्वर और व्यंजन से भाषा जो है ना स्पष्ट उच्चारण हो पाता है। कह रहा है कि सही स्वर और व्यंजन के प्रयोग से बोलने में स्पष्टता आती है। अगर हम लोग सही स्वर और व्यंजन का उपयोग करते हैं ना तो बोलने में क्या आती है? स्पष्टता आती है, मीन्स आसानी होती है ना। और इससे सामने वाले को हमारी बातें जो है वो आसानी से समझ में आ जाती है। कब? जब हम लोग स्वर और व्यंजन का सही से उपयोग करेंगे तब। तीसरा हमारा पॉइंट लिखना हम लोग को व्याकरणिक शुद्धता। जैसे अगर हम लोग स्वर और व्यंजन का उपयोग करते हैं तो इससे हमारे भाषा में जो है ना व्याकरणिक शुद्धता आती है, मीन्स ग्रामेटिकल शुद्धता आती है। कह रहा है भाषा का व्याकरण स्वर और व्यंजन की जानकारी पर निर्भर करता है। जैसे कि संधि, समास, अलंकार आदि ध्वनियों के सही उपयोग पर टिका हुआ है। मीन्स कह सकते हैं भाषा जो है ना वो सही उपयोग पर टिका हुआ है कि भाषा में संधि का उपयोग कैसे हो रहा है, समास का उपयोग कैसे हो रहा है, अलंकार का उपयोग कैसे हो रहा है ना। ये सब जो है ध्वनियों पर ही टिका हुआ है, ठीक है। चौथा कह रहा है कि कविता और संगीत में योगदान। मीन्स स्वर और व्यंजन की मिठास जो है ना और लय जो है वो कविता, गीत, भजन आदि का सौंदर्य बढ़ाता है। अगर कोई भी भाषा में स्वर और व्यंजन नहीं है, इसका मतलब वो भाषा जो है वो क्या है? अर्थहीन है, ठीक है। और मतलब सीधा समझिएगा कि स्वर और व्यंजन के बिना भाषा बन ही नहीं सकता है। फिर पांचवा जो योगदान है वो कह रहा है भाषाई विविधता। मीन्स अलग अलग भाषाओं में स्वर व्यंजन की भिन्नता होती है जिससे हर भाषा की अलग पहचान बनती है। मीन्स जितने भी अलग अलग भाषा हैं सारे भाषाओं में स्वर और व्यंजन की उपयोगिता है जो है वो अलग अलग है, ठीक है। जिससे क्या होता है? हर भाषा जो है वो अलग बनता है। फिर छठा में हम लोग को पॉइंट बनाना है बोलचाल में गति। कह रहा है कि स्वर और व्यंजन के सही मेल से बोलने की गति सही बनती है। जब हम लोग स्वर और व्यंजन के सही मेल बनाते हैं, मतलब सही शब्द बनाते हैं, ठीक है, तो उसको बोलने में आसानी होती है। इससे भाषा जो है रोचक होता है, इंटरेस्टिंग होता है और भी क्या होता है? प्रभावशाली बनता है। और सातवां इसका जो योगदान है वो है शिक्षा में सहायक। कैसे? कह रहा है कि बच्चों को जब अक्षर सिखाए जाते हैं तो सबसे पहले जो है ना स्वर और व्यंजन पढ़ाया जाता है, ठीक है। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, हम लोगों ने भी पढ़ा था। जब हम लोग स्टार्टिंग किए थे पढ़ने के लिए उसमें का खा ही सिखाया गया था और आम यही सिखाया गया था। तो यही हमारा स्वर और व्यंजन वर्ण है ना। इसी के मदद से जो है ना हम लोग क्या करते हैं? भाषा को बोलने और लिखने के लिए सीखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि आखिर स्वर और व्यंजन का भाषा में क्या योगदान रहा है। अब अंत में बारी आती है मेरे दोस्त निष्कर्ष का। तो निष्कर्ष में इस प्रकार से लिखेंगे कि स्वर और व्यंजन किसी भी भाषा के मूल स्तंभ होते हैं। स्वर और व्यंजन क्या होता है? कोई भी भाषा का पिलर के समान है। अगर स्वर और व्यंजन भाषा में नहीं है इसका मतलब वो घर जो है वो गिर जाएगा। कह रहा है ये दोनों मिल करके भाषा को जीवंत और प्रभावशाली बनाते हैं। इसके बिना शब्दों का निर्माण संभव नहीं है। किसके बिना? स्वर और व्यंजन के बिना जो है ना शब्दों का निर्माण संभव नहीं है। इसलिए भाषा के विकास में स्वर और व्यंजन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है और इन्हें जो है ना सही ढंग से जानना और प्रयोग करना भाषा को समृद्ध और सुंदर बनाता है, ठीक है। अगर हम लोग स्वर और व्यंजन का सही से उपयोग करते हैं तो ये हमारे भाषा को क्या करता है? और भी इंटरेस्टिंग बनाता है और फेमस बनाता है और ब्यूटीफुल बनाता है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण प्रश्न को क्लियर करने वाले हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए अति आवश्यक होने वाला है। तो आज का प्रश्न हमारा इस प्रकार से है कि साहित्य रचना में भाषा की भूमिका का वर्णन करें। प्रश्न क्या दोस्त? कि साहित्य रचना में भाषा की क्या भूमिका होती है, भाषा का क्या महत्व है, उसके बारे में बताइए, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि आखिर साहित्य रचना क्या है। भाषा तो हम लोग समझ गए,
ठीक है, भाषा को तो हम लोग पिछले वीडियो में जाना था, लेकिन साहित्य रचना का मतलब क्या होता है ये चीज़ पहले हम लोग को समझना पड़ेगा। तो मैं आपको बिल्कुल आसान शब्दों में समझा देना चाहता हूँ कि अगर बात किया जाए साहित्य रचना का, तो साहित्य रचना का मतलब सीधा समझिएगा कहानी, कविता, गाना, ठीक है। मीन्स जब कोई कहानी लिखा जाता है, कोई पोयम लिखा जाता है, कोई गीत लिखा जाता है, तो यही चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, साहित्य रचना कहते हैं। क्या कहते हैं, साहित्य रचना, है ना। अब यहाँ पे कह रहा है दोस्त कि साहित्य रचना में भाषा की भूमिका, कि अगर आपको कहानी लिखना है, अगर आपको कविता लिखना है, ठीक है, तो उसमें से भाषा की क्या भूमिका होती है, भाषा का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, उसके बारे में समझाइए। भाषा कैसे उसमें उपयोग होता है, इस चीज़ के बारे में बताइए। तो सबसे पहले मेरे दोस्त लिखेंगे हम लोग परिचय। क्या लिखेंगे, परिचय, और लिखेंगे इस प्रकार से कि भाषा मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। क्या कह रहा है, भाषा जो है ना वो मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति होती है। भाषा के बिना मनुष्य जो है वो जानवर के समान है ना। कह रहा है यह जो है विचारों, भावनाओं और अनुभवों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। जब कोई व्यक्ति अपने बातों को सुंदर और कलात्मक ढंग से लिखता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, साहित्य कहते हैं। समझिएगा कि जब कोई व्यक्ति अपनी मन की बातों को, ठीक है, लिख करके व्यक्त करता है, और कैसे, सुंदर तरीके से, गीत के माध्यम से, या तो उसको बढ़िया तरीके से लिखता है, उसी हम लोग क्या कहते हैं, साहित्य कहते हैं। क्या कहते हैं, साहित्य। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के मन में चल रहा है कि यार वो राजा था, वो राजा के 4 बेटे थे, ठीक है, वो शिकार करने के लिए गया था, वहाँ पे ऐसे हुआ, वो हुआ, मतलब वो मन में कहानी बनाया, और वो कहानी को जब वो सुंदर तरीके से लिखा, इस प्रकार से लिखा कि लोगों को उसमें रुचि आया, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, साहित्य रचना कहते हैं। क्या कहते हैं, साहित्य रचना कहते हैं, ठीक है। आगे लिखेंगे, इसलिए कहा जाता है कि भाषा ही साहित्य की आत्मा है। क्यों कहा गया, तो इसलिए कहा गया है क्योंकि भाषा के बिना मनुष्य अपने जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकता, ठीक है। मनुष्य शब्दों की कल्पना ही नहीं कर सकता, है ना। वही कह रहा है कि भाषा जो होती है वो साहित्य की क्या होती है, आत्मा होती है। मान लीजिए अगर भाषा नहीं होता तो क्या आप कहानी लिख पाते, क्या कोई पोयम बन पाता, क्या कोई गीत बन पाता, नहीं बन पाता। मीन्स भाषा जो है वो क्या है, सबसे जरूरी है, ठीक है। कह रहा बिना भाषा के ना तो साहित्य लिखा जा सकता है और ना ही उसे समझा जा सकता है। अगर भाषा ही आप नहीं जानोगे तो साहित्य को लिखोगे कैसे, ठीक है, और जब जानोगे ही नहीं तो उसको पढ़ कैसे पाओगे, है ना। इसलिए कहा गया है कि भाषा जो है वो साहित्य की क्या है, आत्मा है। मतलब भाषा और साहित्य एक दूसरे का पूरक है। आगे कहा कि दोस्त कि हम जो भी सोचते हैं, महसूस करते हैं और कहना चाहते हैं, उसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमें भाषा की ज़रूरत होती है, और भाषा के बिना हम अपनी बात को किसी को समझा नहीं सकते हैं। वही कह रहा है कि हम जो भी कुछ सोचते हैं, जो भी महसूस करते हैं, जो कहना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, ठीक है, और दूसरों तक अपनी बातों को पहुंचाना चाहते हैं, इसमें से भाषा की ज़रूरत होती है। और अगर आप भाषा आप नहीं जानते हैं तो ये काम आप कर पाओगे नहीं, ठीक है। इसलिए जब भी कोई लेखक या कवि अपने बातों को सुंदर और भावों से भरा हुआ ढंग से लिखता है तो वही क्या होता है, साहित्य कहलाता है, ठीक है। इसलिए कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति, जब कोई लेखक अपनी बातों को जो है सुंदर तरीके से और भावों से भरा हुआ लिखता है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, साहित्य कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, साहित्य। में सीधा समझिएगा साहित्य का मतलब कहानी, कविता, गीत, ठीक है, यही सब चीज़। अब देखिए क्वेश्चन में हमारा ऐसे भी था कि साहित्य रचना में भाषा की भूमिका। अब भाषा भी तो आपको समझना पड़ेगा, तो लिखिएगा इस प्रकार से दोस्त कि भाषा वह माध्यम है, मीन्स वह तरीका है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, तो अपने मन की बात जो है दूसरों तक बोल करके, लिख करके, या तो इशारों में पहुंचाते हैं। क्या कहिएगा कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को बोल करके, लिख करके, या तो इशारों में दूसरों तक पहुंचाते हैं। इसी माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। कह रहा दोस्त कि हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, उर्दू, संस्कृत, ये सब क्या हैं, भाषाएं हैं। और भाषाएं के जरिए हम अपने मन की बात जो है दूसरों तक बता सकते हैं और पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझा कि आखिर भाषा क्या है। अब क्वेश्चन में हमारा ये भी था कि साहित्य क्या है, साहित्य के बारे में तो जानना ही पड़ेगा।
तो लिखिएगा इस प्रकार से कि साहित्य का अर्थ है जब कोई लेखक अपनी मन की भावनाएं, समाज की सच्चाई, लोगों की जिंदगी या कल्पनाओं को सुंदर शब्दों में लिखता है और वो जो है दूसरों को पढ़ने में अच्छा लगता है, सच्चा और भावनात्मक लगता है, वही क्या है, साहित्य में। सीधे शब्दों में ये कहा गया कि जब कोई लेखक जो है अपनी मन की भावना को, समाज के सच्चाई को, ठीक है, लोगों के ज़िंदगी के बारे में जो है ना सुंदर तरीके से लिखता है, सुंदर शब्दों में लिखता है, लयबद्ध तरीके से लिखता है, ताकि दूसरों को पढ़ने में जो है वो क्या लगे, अट्रैक्टिव लगे, वही हमारा क्या है, साहित्य है। जैसे कि दोस्त कविता है, कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, लेख है ना, ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं, साहित्य बनाते हैं। तो यहाँ तक मेरे दोस्त क्लियर हो गया होगा आपको कि आखिर साहित्य क्या है और भाषा क्या है। अब मेरे दोस्त क्वेश्चन में हमारा था कि साहित्य रचना में जो है ना भाषा की क्या भूमिका होती है, ठीक है। साहित्य रचना में भाषा जो है वो क्यों महत्वपूर्ण है, उसके बारे में बताइए। तो कहा जाता है कि साहित्य रचना में भाषा की जो भूमिका है उसमें से पहला माना जाता है भाषा से ही लेखक अपनी बात कह पाता है। मान लीजिए अगर भाषा होता ही नहीं तो क्या लेखक अपने मन की बातों को उसमें लिख पाएगा, नहीं लिख पाएगा। वही कह रहा है भाषा से ही लेखक क्या करता है, अपनी बात को जो है वो दूसरों के सामने कह पाता है। इस भाषा अपनी शब्दों की अभिव्यक्ति होती है इससे, ठीक है। कह रहा अगर लेखक को कोई बात कहनी है तो वह भाषा में ही लिखेगा। जैसे कविता या कहानी भाषा के बिना लिखी नहीं जा सकती, ठीक है। सोच तो सबके पास होता है लेकिन उसे भाषा के सहारे ही बाहर लाया जाता है। मैं कह रहा कि मन में सब लोग सोचता है कि हम ये करेंगे, ऐसे करेंगे, लेकिन लिखोगे कैसे, भाषा के माध्यम से ही, ठीक है। बताओगे कैसे, भाषा के माध्यम से ही, है ना। तो भाषा जो है वो क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे वो लिखने की बात हो चाहे वो कहने की बात हो। दूसरा कह रहा है भाषा से साहित्य जो है वो सुंदर बनता है। भाषा से साहित्य क्या बनता है मेरे दोस्त, सुंदर बनता है। कैसे, कह रहा है जब भाषा में अच्छे शब्द, सुंदर भाव और मीठा अंदाज होता है ना तो साहित्य और भी अच्छा लगने लगता है। क्या कह रहा है, जब भाषा में हम लोग ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं जिससे लोगों के मन जो है ना अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है, तो इससे जो है साहित्य और भी अच्छा लगने लगता है। जैसा कि एक ही शब्द को दो तरह से कह सकते हैं। मान लीजिए हमने कहा कि सूरज निकला, ठीक है, ये तो सिंपली बता दिया गया कि सूरज निकला, लेकिन इसी को जो है ना हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि सूरज ने धरती पर अपनी रोशनी बिखेर दिया, तो ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगा। इसका भी मतलब वही है कि सूरज निकला, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा क्या है, अलग है ना। तो भाषा को इस प्रकार से उपयोग करना कि लोग आपकी बातों को अट्रैक्ट करें, ठीक है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो साहित्य रचना कहते हैं। कह रहा कि दूसरी लाइन ज़्यादा सुंदर और दिल को छूने वाली लगती है और यह जो है वो क्या है, भाषा की ही ताकत है। इस भाषा जो है साहित्य को बहुत बेहतर बना सकता है। आगे तीसरा कह रहा दोस्त भाषा से भावनाएं निकल कर आती हैं। भाषा के माध्यम से ही हम लोग अपने भावनाओं को जो है क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। कह रहा है कि जब कोई दुखी होता है तो वह अपने दुख की बात जो है ना शब्दों में लिखता है, और जब कोई खुश होता है तो अपनी खुशी को जो है वो कविता में लिखता है, ठीक है। ये सब भावनाएं जो है वो भाषा के जरिए ही दिखाई देता है। कभी आपने देखा होगा कि जब कोई दुखी होता है तो शायरी वगैरह लिखता है ना, और जब कोई खुश होता है ना तो वो कविता लिखता है, गीत लिखता है, ठीक है। तो ये सब जो है वो भाषा के माध्यम से ही संभव है। भाषा के माध्यम से लोग अपनी भावनाओं को निकाल सकते हैं, मतलब बता सकते हैं, ठीक है। चौथा हमारा कह रहा है भाषा लेखक और पाठक के बीच में पुल है। पुल मतलब क्या, ब्रिज के समान है। कैसे, कह रहा लेखक और पाठक आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, लेकिन लेखक जो लिखता है पाठक में से पढ़ने वाला वही पढ़ता है, ठीक है। और जब लेखक के लिखे हुए बातों को पाठक पढ़ता है तो उससे पाठक को लेखक से जुड़ाव होता है ना। कह रहे कि दोनों को जोड़ने का काम जो है वो क्या कौन करती है, भाषा ही करती है। इस प्रकार से दोनों के बीच में जुड़ाव भी होता है और ये भाषा का क्या है, महत्व होता है। तो यहाँ तो दोस्तों हम लोगों ने ये समझा कि आखिर भाषा जो है वो साहित्य रचना में क्यों आवश्यक है। अब थोड़ा सा हम लोग इसकी विशेषता को समझ लेते हैं। कह रहा है कि भाषा और साहित्य एक दूसरे के पूरक हैं। अगर इसकी विशेषता की बात करें तो कह रहा है कि भाषा और साहित्य जो है ना वो एक दूसरे का पूरक है। अगर भाषा है तभी साहित्य है, और साहित्य है, साहित्य को लिखना है तभी भाषा का जरूरत पड़ेगा। अगर साहित्य लिखना ही नहीं है तो क्या भाषा का जरूरत पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। आगे कह रहा है कि साहित्य की रचना भाषा से ही होती है।
अगर साहित्य की रचना आपको करना है तो उसके लिए भाषा जो है वो नेसेसरी है। तीसरा कह रहा है कि साहित्य भाषा को समृद्ध बनाता है। ठीक है, में साहित्य जो है भाषा को क्या करता है, अच्छा बनाता है। ठीक है, और अट्रैक्टिव बनाता है। चौथा कह रहा है कि भाषा जो है नई नई रचनाओं से, मतलब नई नई रचनाओं से भाषा में नए शब्द, मुहावरे और कहावतें जुड़ती है। जब हम लोग नई नई कहानी को लिखते हैं, कविता को लिखते हैं, ठीक है, इसमें भाषा का प्रयोग होता है। जब भाषा का प्रयोग होता है ना, तो लोग क्या करता है, नए नए शब्दों का उपयोग करते हैं, नए नए मुहावरा का उपयोग करते हैं, नई नई कहावतों को भी जोड़ते हैं। तो यहाँ तो दोस्तों हम लोगों ने ये क्वेश्चन को समाप्त किया। अब अंत में बारी आती है इसके निष्कर्ष का। तो निष्कर्ष में लिखेंगे इस प्रकार से दोस्त कि भाषा के बिना साहित्य जो है वो अधूरा है। लेखक अपनी बातों, भावनाओं और कल्पनाओं को भाषा के सहारे ही शब्दों में बदलता है। लेखक क्या करता है, अपनी बातों को जो है ना, अपनी भावनाओं को और अपनी कल्पनाओं को जो दोस्त भाषा के सहारा ही क्या करता है, शब्दों में बदलता है। कह रहा है कि अच्छी और सरल भाषा साहित्य को सुंदर, प्रभावशाली और समझने लायक बनाती है। मीन्स अच्छी और सरल भाषा क्या करती है, जो साहित्य को जो है सुंदर बनाती है और प्रभावशाली बनाती है, ताकि लोग जो है तुरंत वो चीज़ को समझ जाए। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाषा है तो साहित्य है, भाषा नहीं तो साहित्य मौन है। मैं सीधा कहा गया कि भाषा है तो साहित्य है, अगर भाषा नहीं है तो साहित्य का कोई मतलब ही नहीं है। तो उम्मीद कर मेरे दोस्त ये प्रश्न आपको क्लियरली समझ में आया होगा। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण प्रश्न को क्लियर करने वाले हैं, जो कि इस प्रकार से है। तो आज का प्रश्न हमारा है, भाषा और बोली में क्या अंतर होता है, संक्षेप में उल्लेख कीजिए। प्रश्न क्या है कि भाषा और बोली में क्या अंतर है, बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्त हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि आखिर भाषा किसको कहते हैं और बोली किसको कहते हैं, क्योंकि जब तक हम लोग भाषा और बोली को नहीं समझेंगे तब तक इसके अंतर को समझ पाएंगे नहीं। ठीक है, तो चलिए एकदम आसान शब्दों में हम लोग भाषा और बोली को पहले क्लियर करते हैं कि आखिर भाषा क्या है और बोली क्या है। उसके बाद हम लोग को खुद समझ में आ जाएगा कि भाषा और बोली में क्या अंतर है। तो सबसे पहले दोस्त लिखेंगे हम लोग परिचय। क्या लिखेंगे, परिचय, क्योंकि जब हम लोग उत्तर बनाते हैं ना तो उसमें परिचय लिखना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक, तो लिखेंगे इस प्रकार से कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहने वाला प्राणी है, और समाज में रहने के लिए जो है ना उसे अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचानी होती है। क्या कह रहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी में समाज में रहता है, और समाज में रहने के लिए उसको जो है अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना होता है। ठीक है, इसके लिए वह जो है ना किसी माध्यम का उपयोग करता है। मतलब अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए मनुष्य जो है किसी न किसी माध्यम का उपयोग करता है, और यही माध्यम जो है ना क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त, भाषा कहलाता है। ठीक है, कह रहा है कि भाषा के कई रूप होते हैं, जिनमें से एक रूप जो है ना बोली भी है। क्या कह रहा है, भाषा के रूप कई सारे होते हैं, जिसमें से एक रूप जो है ना उसका बोली भी है। कह रहा हालांकि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों में कुछ स्पष्ट अंतर भी होते हैं। तो आइए इस अंतर को हम लोग आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर भाषा और बोली में क्या अंतर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं भाषा के बारे में कि आखिर भाषा क्या है। उसके बाद हम लोग समझेंगे बोली के बारे में, और फिर जो है ना इसके बीच अंतर को हम लोग समझेंगे। कह रहा है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरे के विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को समझता है। क्या कह रहा है, भाषा एक ऐसा साधन होता है, एक ऐसा जरिया होता है जिसके माध्यम से एक मनुष्य क्या करता है, तो अपनी बात को, अपने विचार को, अपनी इच्छा को, अपनी भावना को जो है ना दूसरों तक पहुंचाता है, और दूसरे की बातों को, भावनाओं को और इच्छाओं को जो है सुन करके समझता है। कह रहा है यह एक सामाजिक और सांस्कृतिक प्रणाली है जो विचारों के आदान प्रदान और संचार में मदद करता है। मैं सीधा समझिएगा कि भाषा एक ऐसा जरिया है जिससे हम लोग विचार जो है ना आदान प्रदान करते हैं और लोगों से बातचीत कर पाते हैं। ये कह दिया किसके बारे में, भाषा के बारे में। किसके बारे में, भाषा के बारे में। ठीक, आगे कह रहा है संक्षेप में भाषा निम्नलिखित है। अगर भाषा की अर्थ की बात करें तो निम्नलिखित रूपों में बताया गया है कि भाषा का अर्थ होता है विचारों का आदान प्रदान करना, है ना। मीन्स कहा गया कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, भाषा। दूसरा कह रहा है कि भाषा जो है संचार का माध्यम, साधन है, मीन्स बातचीत करने का साधन है। कह रहा है कि भाषा जो है संचार का एक महत्वपूर्ण साधन है जो हमें दूसरों से जुड़ने और संवाद करने में मदद करती है। जो क्या करती है, हम लोग को दूसरों से जोड़ती है और बातचीत करने में मदद करती है।
फिर कह रहा है कि भाषा जो है ना दो रूप में होते हैं। इस भाषा का दो प्रकार है। कौन सा? मौखिक और लिखित। मुख्य रूप से जो है ना भाषा दो प्रकार का होता है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मीन्स वैसा भाषा जिसको हम लोग बोल करके व्यक्त करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको बोल करके बता रहा हूँ तो ये मौखिक भाषा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो मैं लिख के आपको बता रहा हूँ ना, ये हमारा क्या हो जाएगा? लिखित भाषा हो जाएगा। तो भाषा दो प्रकार का होता है। ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे समझ गया कि भाषा किसको कहते हैं और भाषा क्या है, ठीक है, और भाषा के कितने रूप हैं। अब थोड़ा सा हम लोग ये समझते हैं कि आखिर बोली क्या है। क्या समझते हैं? बोली क्या है, ठीक है। तो बोली का मतलब दोस्त होता है बात करने का तरीका। बोली का मतलब क्या होता है? बात करने का तरीका। क्या है कि हर जगह के लोग थोड़ा अलग ढंग से बात करते हैं। मीन्स अलग अलग क्षेत्र के लोग अलग अलग तरीके से बातचीत करते हैं। जैसे कि गांव में जो लोग हैं वो अलग तरीके से बोलते हैं, और शहर में जो लोग रहते हैं वो थोड़ा अलग तरीके से बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। कह रहा बात करते हैं अगर बोली की परिभाषाओं का, तो आसान भाषाओं में हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जब कोई गांव, शहर या इलाके के लोग आपस में बात करने के लिए किसी खास ढंग या तो खास तरीके का उपयोग करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। क्या कहते हैं? बोली, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए दोस्त, अगर कोई ऑफिस है, क्या है? ऑफिस है, ठीक है। तो कोई ऑफिस है तो वहाँ पे आप ऑफिस में खोरठा में नहीं बोलोगे। ऑफिस में आप हिंदी से बात करोगे। क्या बात करोगे? हिंदी से बात करोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप घर में यूज़ करते हो तो घर में लोग खोरठा ही यूज़ करता है, ठीक है। अब का जनरेशन जो है धीरे धीरे हिंदी का उपयोग करने लगा है, लेकिन पहले का लोग जो है ना वो खोरठा ही यूज़ करता था, ठीक है। तो कह सकते हैं कि हिंदी मतलब भाषा जो है ना उसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, लेकिन बोली का क्षेत्र जो है वो छोटा है। बोली का उपयोग हम लोग अपने गांव समाज में करते हैं, लेकिन भाषा का उपयोग जो है पूरा देश स्तर पे होता है ना। उदाहरण के तौर पे देखिएगा, अगर बोली की बात करें तो कह रहा है कि बिहार में लोग भोजपुरी बोलते हैं। बिहार में क्या बोलते हैं? भोजपुरी बोलते हैं। यूपी में लोग अवधी बोलते हैं। मथुरा में लोग ब्रज भाषा बोलते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं भारत का, क्योंकि ये भारत में ही शामिल है, तो भारत में जो है लोग क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। और हिंदी जो है हमारा मातृभाषा भी है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि भाषा और बोली में अंतर। भाषा और बोली में क्या अंतर है? कैसे हम लोग इसके अंतर को बता सकते हैं? तो देखिए एक छोटा सा है यहाँ पे, लेकिन दिख रहा होगा आपको। कह रहा है कि भाषा का क्षेत्र जो है ना विस्तृत होता है। मीन्स बड़ा क्षेत्र होता है भाषा का, है ना। ये पूरे देश स्तर पे होता है, विश्व स्तर पे भी कह सकते हैं। लेकिन बोली का क्षेत्र जो होता है ना सीमित होता है। बोली को एक ही क्षेत्र में बोला जाता है। जैसे मान लीजिए अगर खोरठा की बात करें तो खोरठा का क्षेत्र सीमित है, ये झारखंड में ही बोला जाएगा। लेकिन हिंदी की बात करें तो क्या हिंदी सिर्फ झारखंड में बोला जाता है? क्या बिहार में ही बोला जाता है? क्या उत्तर प्रदेश में बोला जाता है? नहीं, पूरे भारत में जो है हिंदी भाषा बोली जाती है, ठीक है। कह रहे कि भाषा बोली का विकसित रूप है। मीन्स भाषा जो बना है वो किससे बना है? बोली से मिल के ही बना है। किससे? बोलियों से मिल करके ही क्या बना है? भाषा बना है। कह रहा कि बोली भाषा की लघुतम इकाई है। और बोली जो है वो भाषा का क्या है? एक इकाई है। कौन? बोली, ठीक है। आगे कह रहा है कि भाषा में साहित्य होता है। मीन्स कहानी जो लिखा हुआ होता है, कविता जो लिखा हुआ होता है, ठीक है, नाटक जो लिखा हुआ होता है, वो अन्य भाषाओं में हो सकती है। लेकिन साहित्य को जो है मतलब कहानी को, कविता को, नाटक को बोली में लिखा नहीं जाता। मीन्स खोरठा भाषा में लिखा नहीं जाता है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि भाषा में साहित्य होता है, लेकिन बोली में साहित्य नहीं होता है। फिर कह रहा है कि एक भाषा की कई बोलियां हो सकती है। एक भाषा में जो है ना कई सारी बोलियां शामिल होती है, जैसे कि हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है, उर्दू हो गया, है ना। लेकिन बोली अकेली होती है, ठीक है। आगे कह रहा है कि विश्व साहित्य में भाषा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। मीन्स विश्व में जो है ना भाषा को दर्जा दिया जाता है, लेकिन बोली को जो है विश्व के साहित्य में दर्जा नहीं दिया जाता, ठीक है। तो ये जो था भाषा और बोली के बीच में अंतर था। कुछ और अंतर देखिएगा तो यहाँ पे कह रहा है भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, बोली का क्षेत्र जो है सीमित होता है, ठीक। कह रहा है कि एक भाषा में कई बोलियां होती है, जबकि बोली जो है वो अकेली हुआ करती है। तीसरा कह रहा है विश्व साहित्य में भाषा का महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि भाषा में साहित्य सृजन होता है। मीन्स विश्व साहित्य में जो है ना भाषा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। क्यों? क्योंकि
भाषा अलग अलग तरीके से होता है और इसमें जो है साहित्य का रचना भी होता है, लेकिन बोली में जो है ना साहित्य का रचना नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है उसके अंतर है, भाषा और बोली के बीच में अंतर है। अब एक उदाहरण के तरीके से यहाँ समझाने का प्रयास किया गया है कि मान लीजिए हिंदी की बात करें तो हिंदी भारत की एक प्रमुख भाषा है जो स्कूलों, कॉलेजों, ऑफिसों और साहित्य में उपयोग होता है। लेकिन ये तो भारत की बात हो रही है, ठीक है, लेकिन बात करें अगर बिहार का, झारखंड का, उत्तर प्रदेश का, ठीक है, तो इन जैसे क्षेत्रों में जो है ना भोजपुरी, मगही और अवधी जैसे भाषा बोली जाता है। ठीक है, और ये सब हिंदी की क्या है, बोलियां हैं। मतलब कह सकते हैं कि हिंदी हमारी भाषा है, लेकिन उसके अंतर्गत में हम लोग जो भोजपुरी बोलते हैं, मगही बोलते हैं, अवधी बोलते हैं, वो हिंदी की बोलियां हैं, है ना। कह रहा है कि लोग अपने घरों में, गाँव में बोली का उपयोग करते हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई और सरकारी कामों में जो है ना हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये समझ गए कि भाषा का क्षेत्र जो है बहुत बड़ा है और बोली का क्षेत्र जो है वो छोटा सा है। अब अंत में बारी आती है निष्कर्ष का। तो निष्कर्ष में इस प्रकार से लिखेंगे कि भाषा और बोली दोनों हमारे समाज की पहचान है। वे हमारी संस्कृति, परंपरा और इतिहास से जुड़ी होती है। कौन? भाषा और बोली जो है ना हमारी परंपरा, संस्कृति और इतिहास से जुड़ी होती है। हालांकि बोली को अक्सर भाषा से छोटा समझा जाता है, लेकिन बोली ही भाषा की जड़ होती है। कहा जाता है कि बोली जो है ना वो भाषा से छोटी है, लेकिन बोली ही क्या होती है, भाषा की जड़ होती है। समय के साथ जब किसी बोली में विकास होता है तो वह भी भाषा बन सकती है। मान लीजिए अगर समय के साथ कोई बोली में क्या हो गया, विकास हुआ, विकसित हुआ वो, तो आगे चल करके वो भाषा का रूप बन सकती है। इसलिए भाषा और बोली दोनों क्या है, महत्वपूर्ण है और इनके बीच का अंतर समझना क्या है, आवश्यक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण प्रश्न को क्लियर करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक होने वाला है। तो आज का प्रश्न हमारा है, भाषा की परिभाषा देते हुए हिंदी भाषा के महत्व की व्याख्या करें। प्रश्न क्या कह रहा है कि भाषा की परिभाषा दीजिए तथा हिंदी भाषा के महत्व की व्याख्या करिए, है ना। इस भाषा क्या है उसके बारे में बताइए। उसके बाद हिंदी भाषा की क्या महत्वता है, क्या इंपॉर्टेंस है, आज के युग में हिंदी भाषा कहाँ तक पहुँच गई है, इसका क्या महत्व रहा है, ठीक है, उसके बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले मेरे दोस्त हम लोग ये समझेंगे कि आखिर भाषा किसको कहते हैं। अगर हम लोग भाषा को समझ जाते हैं तो हिंदी भाषा के महत्व को समझना क्या होगा, बिल्कुल आसान होगा। तो बात करते हैं अगर दोस्त हिंदी भाषा की परिभाषा का, तो बिल्कुल आसान शब्दों में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भाषा का अर्थ होता है वह साधन जिसके जरिए हम अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को जो है ना दूसरों के पास शेयर करते हैं। इस वैसा जरिया, वैसा साधन जिसके माध्यम से हम अपने विचार को, अपनी भावना को, अपनी जानकारियों को दूसरों तक शेयर करते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। जैसे कि समझिएगा, मान लीजिए मैं आपको ये क्वेश्चन समझा रहा हूँ, है ना, तो मैं ये क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ, मतलब अपने विचारों को आपके पास शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और जब विचारों को शेयर कर रहा हूँ तो उसमें कोई ना कोई शब्दों का उपयोग हो रहा है, ठीक है, और शब्दों का उपयोग हो रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भाषा। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको समझाने के लिए हिंदी बोल रहा हूँ, ठीक है, तो यही हमारा क्या है, भाषा है। क्या है, भाषा। तो वही समझिएगा कि भाषा एक ऐसा साधन होता है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी जानकारियों को जो है ना दूसरों तक शेयर करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग कह सकते हैं कि यह जो है ना बोल करके, लिख करके या संकेतों के माध्यम से भी किया जा सकता है। मीन्स भाषा जो है या तो संचार कह सकते हैं, दूसरों तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए हम लोग लिख करके, बोल करके या तो संकेतों के माध्यम से भी ऐसा हम लोग कर सकते हैं। कह रहा है कि जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि मुझे पानी दीजिए, मुझे भूख लगी है, या तो आप कैसे हैं, है ना। तो ये सब जो है ना भाषा के एक माध्यम है। क्या है, भाषा का एक माध्यम है, और भाषा के माध्यम से ही जो है ना ये चीज़ संभव हो पाया है। आगे लिखेंगे इस प्रकार से कि भाषा का उपयोग जो है ना केवल इंसान ही करता है, और यही जो है हमें जानवरों से अलग बनाता है, ठीक है। कह रहे कि भाषा के बिना समाज की कल्पना भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि भाषा से ही आपसी समझ, रिश्ते और ज्ञान का आदान प्रदान होता है। हमें सीधा समझ जाएगा कि भाषा जो है एक इंसान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना भाषा के एक मनुष्य जो है ना जानवर के समान होता है ना। और अगर आपके पास भाषा ही नहीं रहेगा तो क्या आप किसी
के सामने अपनी बातों को शेयर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। और जब बातों को शेयर ही नहीं कर पाओगे तो क्या ये समाज चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। इसीलिए भाषा जो है वो क्या है? बहुत ही आवश्यक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कहा था कि भाषा की परिभाषा दीजिए, उसके बाद हिंदी भाषा के महत्व की व्याख्या करिए। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं हिंदी भाषा का परिचय। लिखेंगे इस प्रकार से कि हिंदी भारत की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली और समझी जाने वाली भाषा है। यह जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और यह संस्कृत भाषा से निकली है। कौन सी भाषा? तो हिंदी भाषा जो है ना संस्कृत भाषा से निकली है। कह रहा है हिंदी को भारत सरकार ने राजभाषा का दर्जा दिया है। किसको? हिंदी को जो है भारत सरकार ने राजभाषा का दर्जा दिया है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, ये एमसीक्यू क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है। कह रहा है कि भारत में लगभग हर राज्य में हिंदी समझी जाती है। भारत के जितने भी राज्य हैं लगभग हर राज्य में जो है ना हिंदी बोली भी जाती है और समझी भी जाती है, चाहे वहाँ की स्थानीय भाषा कुछ भी हो, है ना, लेकिन फिर भी लोग वहाँ पे हिंदी समझते हैं और लोग बोलते भी हैं, है ना। कह रहा हिंदी ना केवल उत्तर भारत में बल्कि मध्य, पूर्व और पश्चिम भारत के सभी राज्यों में बोली जाती है। मीन्स कह रहा है कि हिंदी जो है ना पूरे भारत में बोली जाती है, पूरे भारत में समझी भी जाती है। अब यहाँ पे पॉइंट हमारा आता है हिंदी भाषा के महत्व की व्याख्या कि आखिर हिंदी भाषा का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो हिंदी भाषा की अगर बात करें तो हिंदी भाषा का पहला जो महत्व है ना वो कह रहा है संप्रेषण का सबसे बड़ा माध्यम, मीन्स बातचीत का सबसे बड़ा माध्यम है क्या? हिंदी भाषा। कह रहा है कि हिंदी जो है भारत में सबसे बड़ी संख्या में बोली जाने वाली भाषा है। ये सही बात है क्योंकि हिंदी जो है भारत में सबसे अधिक बोली जाती है। ठीक है, कह रहा है कि यह जो है लोगों के बीच संवाद का सरल और सहज माध्यम है। मीन्स हिंदी भाषा जो है वो लोगों के बीच में बातचीत करने का सबसे आसान माध्यम है। ठीक है, चाहे पढ़ाई हो, व्यापार हो या तो रोज़मर्रा की बातचीत हो, हिंदी जो है हर जगह काम आती है ना। तो दूसरा इसका महत्व है एकता की भाषा। हिंदी को जो है ना एकता की भाषा कहा जाता है। कैसे? कह रहा है कि भारत एक विविधताओं वाला देश है। इस भारत में कई प्रकार के लोग, कई धर्म के लोग, कई जाति के लोग रहते हैं, है ना, लेकिन फिर भी यहाँ अलग अलग भाषा, मतलब होता ना कि यहाँ अलग अलग भाषा है, धर्म है, जाति है, रीति रिवाज है, लेकिन फिर भी हिंदी जो है इन सभी को क्या करता है? जोड़ने का एक कड़ी है। ठीक है, कह रहा है कि जब अलग अलग राज्यों के लोग हिंदी में बात करते हैं तो एकता और भाईचारा बढ़ता है ना। और जब अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग रीति रिवाज के लोग हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं तो लगता है कि सब लोग क्या है? एकजुट हैं। ठीक है, वही कहा गया कि हिंदी जो है एकता की भाषा है। तीसरा इसका महत्व है शिक्षा का माध्यम। कह रहा कि कई स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा में पढ़ाई होती है, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ अंग्रेजी कम समझी जाती है। ठीक है, हिंदी ही शिक्षा का मुख्य माध्यम बनती है। आज के युग की बात करें तो आज के युग में इंग्लिश का चलन चला है, लेकिन पहले जो है वो हिंदी का ही युग था। पहले के बच्चे को जब पढ़ाया जाता था, चाहे वो विश्वविद्यालय हो चाहे विद्यालय हो, वो हिंदी ही था, उनका भाषा हिंदी ही होता था, है ना। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि हिंदी जो है वो शिक्षा का भी माध्यम है। फिर चौथा इसका महत्व कहा है कि संस्कृति और साहित्य की भाषा। हिंदी क्या है? तो संस्कृति और साहित्य की भाषा है। कैसे? कह रहा है कि हिंदी में बहुत बड़ा और समृद्ध साहित्य है। कबीर, तुलसीदास, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन जैसे महान लेखकों ने हिंदी में साहित्य रचा, है ना। और हिंदी भाषा में कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक और निबंधों की भरमार है। मैं सीधा समझिएगा कि हिंदी एक ऐसा भाषा है जिसने हमारी संस्कृति और साहित्य को क्या किया? बढ़ावा दिया। फिर पांचवा इसका महत्व है सरकारी कामकाज की भाषा। हिंदी जो है ना सरकारी कामकाज की भी भाषा होती है, क्योंकि सरकारी कार्यालयों में जो है ना पहले जो है हिंदी भाषा का भी मतलब हिंदी भाषा का ही उपयोग होता था। वह क्या है कि भारत सरकार के अधिकांश दस्तावेज, घोषणाएं और सूचनाएं जो है ना हिंदी में ही होती है। संसद में भी हिंदी का उपयोग किया जाता है। यही नहीं, सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं में भी हिंदी भाषा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कह सकते हैं कि हिंदी भाषा जो है ना हमारे लिए और हमारे क्षेत्र के लिए क्या है? बहुत ही आवश्यक है। छठा इसका महत्व कह रहा है कि संचार माध्यमों की लोकप्रिय भाषा। मीन्स बातचीत करने की सबसे लोकप्रिय भाषा है क्या?
हिंदी, है ना। कह रहा है कि आज के समय में हिंदी फिल्में, टीवी सीरियल, अखबार, समाचार चैनल और सोशल मीडिया बहुत लोकप्रिय है। बॉलीवुड की फिल्में पूरी दुनिया में देखी जाती है और इनका ज़्यादातर संवाद जो है ना हिंदी में ही होता है, ठीक है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि आजकल के युग में जो है ना फिल्में, सीरियल्स, अखबार वगैरह, ठीक है, चैनल वगैरह, सोशल मीडिया वगैरह प्रसिद्ध है और ये सब का जो चलन होता है, इस सब में ज़्यादा जो भाषा का उपयोग किया जाता है वो हिंदी भाषा का ही उपयोग किया जाता है। हम इस कह सकते हैं कि हिंदी भाषा जो है ना उसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, ठीक है। सातवां इसका महत्व है गौरव और पहचान की भाषा। मीन्स हिंदी जो है ना हमारी गौरव की भाषा है। कैसे? कह रहा है कि हिंदी केवल भाषा नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और गौरव की पहचान है। यह हमारी जड़ों से जोड़ती है, मतलब ये जो है ना हमें जड़ों से जोड़ती है और हमारी पहचान को मजबूत बनाती है। ये हमें बताती है कि हमारा पहचान जो है ना हिंदी से ही बना है, ठीक है। तो यहाँ तो दोस्तों हम लोगों ने ये क्वेश्चन को समाप्त किया। अब अंत में बारी आती है इसके निष्कर्ष का। तो निष्कर्ष में लिखेंगे इस प्रकार से कि भाषा मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। भाषा क्या है? मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है और हिंदी भारत की आत्मा है। हिंदी क्या है? भारत की आत्मा है। हिंदी ना केवल संवाद का जरिया है बल्कि यह भारत में विविधताओं में एकता का भी पहचान है ना। हिंदी जो है सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं है बल्कि ये जो है भारत को भारत की विविधताओं को एकता में बांधता है। कह रहा है कि आज के समय में हमें हिंदी के महत्व को समझना चाहिए और इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारी अपनी एक समृद्ध और सुंदर भाषा है हिंदी। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण प्रश्न को क्लियर करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही VBI होने वाला है। तो आज का प्रश्न हमारे इस प्रकार से है कि वर्तमान समय में हिंदी भाषा की स्थिति पर प्रकाश डालिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि वर्तमान समय में, मीन्स अभी के समय में आखिर हिंदी भाषा की कैसी स्थिति है। क्या हिंदी भाषा खत्म हो चुकी है या ये प्रसिद्ध हो चुकी है, कैसी है ना, इसका कंडीशन क्या है, उसके बारे में बताइए, ठीक है। तो दोस्त, मैंने इसके पहले आप लोगों को भाषा के बारे में बताया था कि आखिर भाषा क्या है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग समझते हैं कि आखिर हिंदी भाषा की स्थिति कैसी है। तो सबसे पहले दोस्त लिखेंगे हम लोग परिचय। क्या लिखेंगे? परिचय। और परिचय में लिखेंगे इस प्रकार से कि हिंदी भारत की प्रमुख भाषाओं में से एक है। किसकी? अगर हिंदी की बात किया जाता है तो कहा जाता है मेरे दोस्त कि हिंदी जो है ना भारत की प्रमुख भाषाओं में से एक है और यह जो है ना सिर्फ हमारी मातृभाषा है बल्कि हमारे संस्कृति, विचार और पहचान का भी प्रतीक है। क्या? हिंदी की बात हो रही है, ठीक है। ये जो है ना हमारी मातृभाषा ही नहीं है बल्कि ये हमारी संस्कृति और हमारी पहचान है, ठीक है। कह रहा है हिंदी भाषा का इतिहास दोस्त बहुत ही पुराना और समृद्ध रहा है, लेकिन समय के साथ साथ इसके सामने कई चुनौतियां और कुछ बदलाव भी आए हैं। तो चलिए आज के वीडियो में दोस्त हम लोग समझते हैं कि आखिर समय के साथ साथ ये किस प्रकार से विकसित हुआ और इसके सामने किस प्रकार की चुनौतियां आई, ठीक है। कहा जाता है कि आज के दौर में हम मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया और अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से घिरे हुए हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि हिंदी भाषा की स्थिति आज कैसी है। क्या लोग इसे पहले जितना महत्व देते हैं या नहीं। मिस कहा गया दोस्त कि आज का युग ऐसा आ चुका है, आज का इरा ऐसा आ चुका है ना कि लोग जो है मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया में घुसे पड़े हैं, है ना। लोगों को ये समझ में नहीं आता है, ठीक है, कि हमारी संस्कृति क्या थी, लोग कैसे रहते थे, सब भूल चुके हैं, ठीक है। और आजकल के जो लोग हैं वो हिंदी भाषा को भूल करके अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से घिर चुके हैं। तो ये जानना हमें बेहद ज़रूरी है कि आखिर आज के समय में हिंदी भाषा की स्थिति क्या है। क्या ये पहले जितना महत्व है इसका कि नहीं है। तो चलिए मेरे दोस्त हम लोग समझते हैं और जानते हैं कि आखिर वर्तमान समय में हिंदी भाषा की स्थिति क्या है, ठीक है। तो देखिए अगर बात करते हैं वर्तमान समय में हिंदी भाषा की स्थिति का, तो पहला कहा गया है कि हिंदी की लोकप्रियता बढ़ी है ना। इस वर्तमान समय में, अभी के समय में हिंदी की लोकप्रियता जो है ना वो थोड़ी सी बढ़ी है। कैसे बढ़ी है? कह रहे कि आज जो है ना हिंदी सिर्फ ना भारत में बल्कि विदेशों में भी बोली जाती है और समझी जाती है। इस हिंदी जो है ना अभी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बोला जाता है।
अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, यूके हो गया, फिजी हो गया, मॉरिस हो गया, नेपाल हो गया, इन जैसे देशों में लाखों लोग क्या करते हैं, हिंदी भाषा बोलते हैं और हिंदी भाषा जानते भी हैं। कह रहा है कि कई विदेशी लोग हिंदी सीखना चाहते हैं क्योंकि उन्हें भारतीय संस्कृति, योग और बॉलीवुड फिल्मों में रुचि है। क्या कह रहा है कि कुछ ऐसे भी विदेशी लोग हैं जो क्या करना चाहते हैं, हिंदी सीखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें जो है भारतीय संस्कृति पसंद है, भारतीय योग पसंद है और बॉलीवुड के फिल्में जो है ना वो पसंद है, क्योंकि ये सारी चीज़ों वो हिंदी में ही होती है। फिर दूसरा कह रहा दोस्त, सरकारी स्तर पर हिंदी को बढ़ावा मिला। सरकारी स्तर पर क्या मिला है, हिंदी को बढ़ावा मिला है। कैसे? कह रहा है कि भारत सरकार ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। किसने? भारत सरकार ने हिंदी भाषा को क्या किया, राजभाषा का दर्जा दिया। संसद, सरकारी कार्यालयों, रेलवे, डाक और अन्य संस्थानों में हिंदी का उपयोग किया जाता है। और आज के समय की अगर बात करें तो संसद में, सरकारी ऑफिसों में, रेलवे में, डाक में और अन्य जो भी संस्थाएं हैं सब जगह जो है हिंदी का ही उपयोग किया जाता है। कह रहा है कि हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है ताकि लोग जो है ना हिंदी के प्रति जागरूक रहें। मतलब अभी भी जो है हिंदी को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। तीसरा कह रहा है मीडिया और मनोरंजन में हिंदी का बोलबाला। अभी मीडिया की अगर बात करें, चाहे फेसबुक की बात करें, चाहे वो इंस्टाग्राम की बात करें, ठीक है, सब जगह जो है ना हिंदी का बोलबाला रहा है। कह रहा है कि टीवी, रेडियो, फिल्में, समाचार पत्र, यूट्यूब और सोशल मीडिया जैसे मंचों पर जो है ना हिंदी बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। हिंदी टीवी चैनल और हिंदी फिल्में बहुत लोकप्रिय है। यूट्यूब पर लाखों हिंदी में वीडियो बनाए जा रहे हैं जो लाखों लोग क्या करते हैं, देखते हैं और लोग पसंद करते हैं। मीन्स हिंदी का बोलबाला अभी भी है। चौथा में कहा गया है कि शिक्षा में हिंदी की स्थिति क्या, कि शिक्षा में हिंदी की क्या स्थिति रही है। कह रहा है कि ग्रामीण और छोटे शहरों में आज भी अधिकांश स्कूलों में हिंदी माध्यम से ही पढ़ाई होती है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, गाँवों की बात करें, तो गाँव के छोटे छोटे शहरों में जो है ना आज भी जो है हिंदी भाषा का ही पढ़ाई होता है, मतलब हिंदी भाषा से ही पढ़ाई होता है। लेकिन प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है ना वो अंग्रेजी का ही उपयोग करते हैं, मीन्स अपनी संस्कृति को ही भूल रहे हैं। कह रहा है सरकारी स्कूलों और विश्वविद्यालयों में हिंदी विषय को पढ़ाया जाता है। नई शिक्षा नीति में भी क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने की बात कही गई जिससे हिंदी को लाभ होगा। अब क्या हुआ कि जब यहाँ पे नई शिक्षा नीति आई ना तो उसके तहत भी हिंदी भाषा को, क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा देने की बात कही गई जिससे हिंदी भाषा को क्या होगा, लाभ होगा, है ना। फिर पांचवा हमारा कह रहा है हिंदी में रोजगार के अवसर, हिंदी में लोगों को रोजगार के भी अवसर मिल रहे हैं। कैसे? कह रहा है कि आज बहुत से क्षेत्रों में हिंदी जानने वाले लोग को रोजगार मिल रहा है, जैसे कि पत्रकारिता, अनुवाद, ब्लॉगिंग, कंटेंट राइटिंग, सरकारी नौकरियां, यूट्यूब चैनल आदि, है ना। सब क्षेत्र में हिंदी का बोलबाला रहा है। कई कंपनियां अपने विज्ञापन और उत्पादों को हिंदी में ही बना रही है ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, अगर पोस्टर भी बनाते हैं ना तो हिंदी में ही बनाते हैं। क्यों? ताकि हर एक लोग जो है ना वो पोस्टर को पढ़ सके, उसको जान सके। ठीक है, बस यहाँ तक हम लोगों ने ये समझा कि हिंदी का दबदबा अभी तक बना हुआ है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि हिंदी भाषा के सामने जो है ना कई सारी चुनौतियाँ भी आती हैं, मीन्स कई सारे प्रॉब्लम भी आते हैं। तो क्या प्रॉब्लम है? कह रहा कि अंग्रेजी का बढ़ता प्रभाव। हम लोगों ने देखा है आज का जो युग है हमारा, ठीक है, उसमें से हिंदी भाषा को नीचा दिखाया जाता है और अंग्रेजी को जो है ऊंचा दिखाया जाता है। कैसे? कह रहे कि आजकल बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहे हैं और अंग्रेजी बोलने की आधुनिकता की निशानी समझते हैं। समझते हैं कि अंग्रेजी बोलने से जो है ना हम लोग आधुनिक दुनिया में जिएंगे। ठीक है, कई बार लोग जो है हिंदी बोलने में शर्म भी महसूस करते हैं जबकि अंग्रेजी को गर्व से बोलते हैं। इससे क्या होता है, हिंदी भाषा का प्रयोग जो है वो कम होते जा रहा है। ठीक है, मीन्स आजकल के लोगों को लगता है कि अगर हम लोग अंग्रेजी सीख जाएंगे ना तो हम लोग आधुनिक दुनिया में जिएंगे, लेकिन वो भूल रहे हैं कि हमारी संस्कृति कुछ और थी। ठीक है, तो ये जो है हमारे सामने पहला इसका चुनौती था। फिर दूसरा इसकी चुनौती है परिवारों में हिंदी का कम प्रयोग। अब क्या होता है, आप देखते होंगे कि घरों में जब बच्चे लोग पैदा होते हैं ना, ठीक है, तो बच्चों को कहा जाता है कि आप अंग्रेजी बोलें, ठीक है, और उसको अंग्रेजी सिखाने के लिए घर के लोग भी अंग्रेजी में बात करते हैं। वही कह रहा है कि अब जो है कई घरों में माँ बाप
बच्चों से अंग्रेजी में बात करते हैं ताकि बच्चा जो है अंग्रेजी जल्दी से सीख जाए। इससे जो है हिंदी भाषा का प्रयोग धीरे धीरे कम हो रहा है और नई पीढ़ी जो है ना, हम अपनी मातृभाषा से भी दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है ना। और आप बचपन से ही अंग्रेजी सीखोगे तो हमारी मातृभाषा का तो आप अपमान कर रहे हैं। फिर तीसरी इसकी चुनौती है तकनीकी क्षेत्रों में हिंदी का अभाव। इस तकनीकी क्षेत्र जो है, अगर आईटी क्षेत्र की बात करें, ठीक है, वेबसाइटों की बात करें, सॉफ्टवेयर की बात करें, तो ये सब में हिंदी नहीं चलता है। वही क्या है कि बहुत सारे वेबसाइट, ऐप्स और सॉफ्टवेयर अभी भी सिर्फ अंग्रेजी में ही है। हालांकि अब जो है धीरे धीरे कुछ बदलाव आ रहे हैं, फिर भी तकनीकी क्षेत्र में हिंदी को बहुत ज़्यादा जगह नहीं दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने ये समझा कि आखिर हिंदी के क्षेत्र में हिंदी में क्या क्या चुनौतियाँ आ रही है, मीन्स आज के क्षेत्र में हिंदी में क्या क्या चुनौतियाँ आ रही है। अब कह रहा है कि समाधान और सुझाव कैसे हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। तो इसको ठीक करने का पहला तरीका है बच्चों को हिंदी बोलने के लिए प्रेरित करें। बच्चों को बताएं कि हिंदी हमारा मातृभाषा है, ऐसा नहीं कि उसको अंग्रेजी नहीं सिखाएं, लेकिन हिंदी भी सिखाएं। वही कह रहा है कि घर में बच्चों से हिंदी में बातचीत करें ताकि वे अपने भाषा से जुड़े रहें, अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। दूसरा कह रहा है हिंदी में तकनीकी सामग्री बढ़ाएं, जैसे कि वेबसाइट, ऐप और ऑनलाइन कोर्स को जो है ना हिंदी में उपलब्ध कराएं ताकि लोग जो है आसानी से इसको सीख सकें। तीसरा, हिंदी को गर्व से अपनाएं, मीन्स हिंदी बोलने में शर्म नहीं करें, है ना, बल्कि गर्व महसूस करें, क्योंकि ये हमारी पहचान है, ये हमारी मातृभाषा है। चौथा कह रहा है सरकारी और निजी संस्थानों में हिंदी का प्रयोग बढ़ाएं। ठीक है, मीन्स सरकारी जो भी संस्थान है उसमें जो है ना हिंदी का प्रयोग बढ़ाएं। कैसे? कह रहे हैं कि सरकारी योजनाओं और सेवाओं को जो है ना, सेवाओं में जो जानकारियाँ दिया जाता है उसको हिंदी में ही होनी चाहिए, जिससे हर नागरिक को लाभ मिल सके और हर नागरिक जो है उसको जान सके। फिर पांचवा है हिंदी साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा दें, मीन्स स्कूल और कॉलेजों में हिंदी नाटक, कविता, कहानी लेखन जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएं ताकि लोग जो है हिंदी भाषा के बारे में जान सके और इसकी महत्वता को पहचान सके, है ना। तो यहाँ तो दोस्त हम लोगों ने ये समझा कि आखिर भाषा क्या है, हिंदी भाषा क्या है, हिंदी भाषा का महत्व कैसा है, ये सारे प्रश्नों को हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब अंत में बारी आती है इसके निष्कर्ष का। तो निष्कर्ष में दोस्त लिखेंगे इस प्रकार से कि आज के समय में हिंदी भाषा की स्थिति मिली जुली है। मिली जुली मतलब समझते हैं? हाँ, मतलब ना ज़्यादा है और ना कम है। कह रहे हैं कि एक तरफ इसका उपयोग बहुत से क्षेत्रों में बढ़ा है तो दूसरी तरफ अंग्रेजी और आधुनिकता के नाम पर जो ना यह पीछे छूट रहा है। में से एक तरफ तो ये बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ ये क्या हो रहा है, पीछे छूटते जा रहा है। हमें समझना होगा कि हिंदी जो है ना केवल भाषा नहीं है बल्कि हमारी आत्मा, संस्कृति और पहचान है। तभी जो है हिंदी भाषा का विकास हो पाएगा। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि ये प्रश्न आपको क्लियरली समझ में आया होगा। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण प्रश्न को क्लियर करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक होने वाला है। आज का प्रश्न हमारा है हिंदी भाषा के विकास में विभिन्न बोलियों के योगदान की विवेचना करें। प्रश्न क्या कह रहा है कि हिंदी भाषा के विकास में, मीन्स हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है उसमें से अन्य बोलियों जैसे कि खोरठा हो गया, भोजपुरी हो गया, संथाली हो गया, ठीक है, इन सारे बोलियों का क्या योगदान रहा है उसके बारे में विवेचना करके बताइए। तो सबसे पहले मेरे दोस्त लिखेंगे हम लोग परिचय। क्या लिखेंगे? परिचय। और परिचय में लिखेंगे इस प्रकार से कि हिंदी भाषा भारत की सबसे प्रमुख भाषाओं में से एक है। क्या कहा जा रहा है कि हिंदी भाषा जो है ना भारत के सबसे प्रमुख भाषाओं में से एक है। इसका विकास कई शताब्दियों में हुआ है। किसका विकास? हिंदी भाषा का जो विकास है ना वो कई शताब्दियों में हुआ है ना, मीन्स कई युगों में हुआ है। ठीक है, कह रहा है हिंदी कोई एकदम से नहीं बना है। हिंदी भाषा जो है ना एकदम से बनी हुई भाषा नहीं है, बल्कि यह जो है ना कई पुरानी और प्रसिद्ध बोलियों से मिलकर के बना हुआ है। मीन्स हिंदी भाषा का जो निर्माण हुआ है वो कई बोलियों को मिला करके हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि भाषा मतलब भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं, जैसा कि खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी, भोजपुरी, मैथिली, बुंदेली, राजस्थानी, हरियाणवी, है ना। और ये सब भाषाओं को मिला करके जो है ना हमारा हिंदी भाषा बना है। क्या बना है? हिंदी भाषा बना है और हिंदी भाषा का विकास हुआ है। ठीक है, आगे कह रहा है कि इन सभी बोलियों ने
हिंदी को धीरे धीरे आकार दिया, उसे एक समृद्ध, सुंदर और लोगों की भाषा बनाया। किसको? हिंदी को, है ना। किसने बनाया? तो इन सभी बोलियों ने। ठीक, तो चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर हिंदी भाषा के विकास में अन्य जो बोलियां हैं, जो विभिन्न बोलियां हैं, वो कैसे अपना योगदान निभाते हैं। ठीक है, तो कहा गया कि हिंदी भाषा के विकास में विभिन्न बोलियों के योगदान का वर्णन जो है निम्नलिखित रूपों में किया गया है, और इसी प्रकार से सेम आपको आंसर लिखना है। अब पहली बोली यहाँ पे जो आता है वो आता है खड़ी बोली का योगदान। हम लोग समझते हैं कि आखिर हिंदी भाषा के विकास में खड़ी बोली का क्या योगदान रहा है। तो कह रहा है कि खड़ी बोली आज की आधुनिक हिंदी का मूल आधार है। कौन सा? खड़ी बोली जो है ना वो आज के आधुनिक हिंदी का मूल आधार है। यह जो है दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो खड़ी बोली। ठीक है, कहा जाता है कि यह जो है ना सबसे पहले दिल्ली दरबार और सरकारी कामकाज में इस्तेमाल होने लगी। किसका? तो खड़ी बोली का इस्तेमाल जो है ना दिल्ली दरबार में हुआ था और सरकारी कामकाजों में इसका उपयोग होने लगा था। फिर कह रहे हैं कि आधुनिक हिंदी साहित्य खास करके गद्य और निबंध इसी बोली में विकसित हुआ। मीन्स अभी का जो हिंदी साहित्य था, ठीक है, वो खास करके इसी भाषा में हुआ करता था। ठीक है, आगे है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद्र, अज्ञेय जी, महादेवी वर्मा जैसे प्रसिद्ध लेखकों ने इसी बोली में अपनी कविताओं को, अपनी कहानियों को, अपने नाटकों को लिखा। नेक्स्ट कह रहा है कि आज स्कूल, कॉलेज, सरकारी ऑफिस और मीडिया में जो हिंदी बोली जाती है वह खड़ी बोली पर आधारित है। मीन्स अभी आज के समय में जो स्कूलों में भाषा बोली जाती है, कॉलेज में जो हिंदी बोली जाती है, सरकारी ऑफिस में जो हिंदी बोली जाती है, वो भी जो है ना खड़ी बोली पर ही आधारित है। किस पे? खड़ी बोली पर आधारित, क्योंकि खड़ी बोली जो होती है वो सरल और स्पष्ट होती है ना। वही कह रहा है कि खड़ी बोली ने हिंदी को आधुनिक, सरल और सर्वमान्य भाषा बनाया। मीन्स खड़ी बोली ने क्या किया? हिंदी को आधुनिक भाषा का रूप दिया, सरल बनाया और सर्वमान्य मीन्स सबके द्वारा मानने वाला भाषा बनाया। किसने? खड़ी बोली ने। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझा कि आखिर खड़ी बोली ने हिंदी भाषा के विकास में क्या योगदान निभाया। अब दूसरा जो बोली आता है वो आता है ब्रज भाषा। क्या आता है? ब्रज भाषा। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर ब्रज भाषा ने क्या योगदान निभाया। तो कह रहा है कि ब्रज भाषा उत्तर प्रदेश के मथुरा, वृंदावन और आगरा क्षेत्रों में बोली जाती है। ब्रज भाषा कहाँ का बोला जाता है? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में, वृंदावन में और आगरा क्षेत्र में बोला जाता है। और यह जो है एक भावनात्मक और मधुर बोली है। कौन सा? ब्रज भाषा। ठीक है, कह रहा है कि भक्ति काल में ब्रज भाषा में बहुत सुंदर कविताएं लिखी गई। कब? भक्ति काल के समय में जो है ना ब्रज भाषा में बहुत सारी कविताएं लिखी गई थी। आगे है सूरदास, रसखान, बिहारी लाल जैसे महान कवियों ने जो है ना इसी बोली में साहित्य रचा था। मीन्स अपनी कहानियों को, अपनी कविताओं को रचा था। फिर कह रहा है कि ब्रज भाषा की कविताएं मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं पर आधारित होती थी। ब्रज भाषा में जो कविताएं लिखी जाती थी वो मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं पर आधारित होती थी। मीन्स भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया जाता था। आगे कह रहा है कि ब्रज भाषा ने हिंदी को श्रृंगार रस, भक्ति भाव और काव्य मधुर प्रदान किया। मीन्स ब्रज भाषा ने क्या किया? तो हिंदी को जो है ना श्रृंगार रस दिया, भक्ति के बारे में बताया और काव्य मधुर मीन्स होता ना कि गीत के जैसा गाने वाले कविताओं को दिया। किसने? ब्रज भाषा ने। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने ये समझा कि आखिर ब्रज भाषा ने कैसे हिंदी को एक समृद्ध भाषा बनाया। अब तीसरा हमारा आता है अवधी का योगदान। मीन्स अवधी भाषा का क्या योगदान रहा। तो कहा जाता है कि अवधी बोली उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में बोली जाती है। कौन सा? अवधी बोली जो है ना उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में बोली जाती है, जैसे कि लखनऊ, अयोध्या और फैजाबाद। ठीक है, कह रहा है कि तुलसीदास जी की रामचरित्र मानस जो आज हर घर में पढ़ी जाती है ये अवधी में ही लिखी गई है। किसमें? अवधी में ही लिखी गई है। आगे कह रहा है कि कबीर दास और जायसी जैसे भक्ति कवियों ने अवधी में ही सुंदर रचनाएं रची है। फिर अवधी भाषा में लोकगीतों और कहावतों का समृद्ध परंपरा है। मीन्स जो लोकगीत लिखे जाते थे और जो कहावतें लिखे जाते थे वो अवधी भाषा में ही होते थे। अब यहाँ पे कहा गया कि अवधी ने हिंदी को धार्मिक भावना, सरलता और लोक संस्कृति से जोड़ा। किसने? अवधी भाषा ने हिंदी को धार्मिक भावना से जोड़ा,
सरलता, ठीक है, और लोक संस्कृति मीन्स बताया कि लोकगीत कैसे होते हैं, गाया कैसे जाता है, कहावत कैसे होते हैं, सबको ये समृद्ध किया। कौन? अवधी भाषा। फिर चौथा हमारा जो योगदान आता है वो आता है भोजपुरी का योगदान, मीन्स हिंदी भाषा के विकास में भोजपुरी का भी योगदान आता है। कैसे? कह रहे कि भोजपुरी जो है ना बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड के कुछ भागों में बोली जाती है। भोजपुरी में लोकगीत, नाटक और कहानियाँ हिंदी साहित्य को समृद्ध करती है। मीन्स भोजपुरी में जो लोकगीत हैं, जो नाटक रचे गए हैं और जो कहानियाँ हैं ना, वो हिंदी साहित्य को क्या करता है? काफ़ी समृद्ध बनाता है, काफ़ी फेमस बनाता है। आगे हम लोग को लिखना है कि भोजपुरी फिल्मों और गानों का प्रभाव भी हिंदी में देखा जाता है, ठीक है। और गांव देहात की जिंदगी, संघर्ष और संस्कृति जो है भोजपुरी के माध्यम से हिंदी में आई है। मीन्स गाँव में संस्कृति कैसा है, गांव का जिंदगी कैसा है, संघर्ष कैसा है, ठीक है, ये सब जो है भोजपुरी के माध्यम से ही हिंदी भाषा में पता चला है। अब लिखेंगे दोस्त कि भोजपुरी ने हिंदी को ग्रामीणता, सजीवता और जन सामान्य की भावना दिया। मीन्स भोजपुरी ने क्या दिया? तो भोजपुरी ने हिंदी को ये बताया कि ग्रामीण समाज के लोग कैसे रहते हैं, गांव देहात की ज़िंदगी कैसी है, वहाँ के संघर्ष कैसा है, ठीक है, संस्कृति कैसी है, और लोगों की भावनाओं को जो है ना हिंदी भाषा में विकसित किया, ठीक है। फिर पांचवा में आता है मैथिली और अन्य बोलियों का योगदान, कि आखिर मैथिली और अन्य बोलियों का योगदान जो है हिंदी में कैसा रहा है। तो कहा जाता है कि बिहार और नेपाल में बोली जाती है क्या? मैथिली भाषा। और विद्यापति जैसे कवियों की रचनाओं में हिंदी को प्रेम, भक्ति और कोमलता मिली। किसको? हिंदी को। मीन्स हिंदी को बढ़ावा मिल रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है कि बुंदेली, हरियाणवी, राजस्थानी और छत्तीसगढ़ी, इन सभी बोलियों ने हिंदी को नई कहावतें, मुहावरे, लोक कथाएँ और शब्द दिए हैं, ठीक है। और जब इन सभी बोलियों ने हिंदी को नई कहावतें दिया है, मुहावरे दिया है, लोक कथाएँ दिया है और शब्द दिए हैं, तो इससे जो है ना हिंदी भाषा का क्या हुआ है? विकास हुआ है। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोगों ने ये समझा कि आखिर ये जो विभिन्न भाषाएं हैं वो किस प्रकार से हिंदी को एक आधुनिक रूप दिए हैं, कैसे हिंदी को एक बढ़ावा दिए हैं, है ना। कह रहे हैं कि ये जो बोलियां हैं वो हिंदी की जड़ें हैं। ये सारे जो बोलियां हैं वो क्या है? हिंदी की जड़ के समान है। अगर ये बोलियां ना होती तो शायद हिंदी कभी भी इतना मजबूत भाषा ना बन पाता, ठीक है। मीन्स देखिए कहा गया है, जैसे मान लीजिए भोजपुरी है, ठीक है, अवधी है ना, ब्रजभाषा है और खड़ी बोली है। पहले तो यही सब चीज़ का प्रचलन था और यही सब भाषाओं ने मिल करके जो है ना क्या किया? हिंदी भाषा को बनाया, है ना। मीन्स कह सकते हैं कि इन सभी बोलियों ने हिंदी भाषा को एक आधुनिक रूप दिया। अब अंत में बारी आती है मेरे दोस्त निष्कर्ष का। तो निष्कर्ष में लिखेंगे इस प्रकार से कि हिंदी भाषा के विकास में भारत की विभिन्न बोलियों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। खड़ी बोली ने हिंदी को आधुनिकता दिया, ब्रज ने काव्य सौंदर्य दिया, अवधी ने धार्मिक गहराई दिया और भोजपुरी ने ग्रामीण संस्कृति से जोड़ा और मैथिली व अन्य बोलियों ने विविधताएं प्रदान किया, जिससे हमारे हिंदी भाषा को क्या मिला? तो प्रसिद्धता मिला। इस कह सकते हैं कि विकसिता मिला और ये डेवलपमेंट की ओर बढ़ा। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं जो कि इस प्रकार से है। तो आज का प्रश्न हमारा होने वाला है हिंदी भाषा की उत्पत्ति एवं विकास का वर्णन करें। क्वेश्चन क्या है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति एवं विकास, ठीक है, क्या कि हिंदी भाषा जो है उसका उत्पत्ति किस प्रकार से हुआ और इसका विकास कैसे कैसे हुआ इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं हिंदी भाषा का तो हिंदी के बारे में तो सब जानते होंगे। अगर हम लोग विश्व की बात करें तो विश्व में जो है हिंदी भाषा क्या है? प्रख्यात है। प्रख्यात में समझते हैं विख्यात है, फेमस है ना। उसके साथ साथ हमारे भारत की अगर बात करें तो हमारे भारत में जो है ना हिंदी क्या है? राजभाषा के रूप में, क्या है? राजभाषा के रूप में, ठीक है। तो अगर हम लोग हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या? भूमिका। क्या लिखेंगे? भूमिका। और भूमिका में लिखेंगे इस प्रकार से कि हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। हिंदी की उत्पत्ति जो है वो कहाँ से हुई है? संस्कृत में हुई है और इसका इतिहास जो है 769 ईस्वी से शुरू हुआ था। किसका? हिंदी का इतिहास की अगर बात करें तो 769 ईस्वी से जो है इसका इतिहास शुरू होता है। अगर हम लोग बात करें हिंदी का तो कहा गया कि हिंदी विश्व की एक प्रमुख भाषा है।
हिंदी क्या है, विश्व की एक प्रमुख भाषा है एवं भारत की क्या है, राजभाषा है। ये तो मैंने आपको बताया कि ये हिंदी जो है ना विश्व की सबसे प्रमुख भाषाओं में से एक है और भारत की ये क्या है, राजभाषा है। कहा जाता है कि केंद्रीय स्तर पर भारत में दूसरी आधिकारिक भाषा जो है अंग्रेजी है। मीन्स हिंदी के बाद अगर भारत में कोई भाषा आता है दूसरा नंबर पे तो वो कौन है, अंग्रेजी है। कौन है, अंग्रेजी। आगे कहा गया कि हिंदी भाषा का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 17 एवं 8वीं अनुसूची में अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 में है। मीन्स हिंदी भाषा का जो वर्णन है वो हमारे भारतीय संविधान में भी किया गया है। किसमें, तो भाग 17 में और 8वीं अनुसूची में, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 343 से लेकर के 351 तक में किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको भूमिका लिख देना है कि आखिर हिंदी भाषा किसको कहते हैं, इसकी क्या उत्पत्ति है, कैसे उत्पत्ति हुई और कैसा विकास हुआ, इसके बारे में आपको परिचय लिख देना, भूमिका लिख देना है। ठीक है, अब बातें यहां पे आती है कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति, कि आखिर हमारा जो शब्द है हिंदी उसका उत्पत्ति किस प्रकार से हुआ। तो लिखना आपको इस प्रकार से है कि हिंदी जो शब्द है वो सिंधु शब्द का प्रतिरूप है। हिंदी शब्द जो है वो क्या है, सिंधु शब्द का प्रतिरूप है, उल्टा कह सकते हैं, है ना। ईरान और फारस के निवासी सिंध नदी को हिंद और वहां रहने वाले को हिंदू कहते थे। मीन्स ईरान और फारस के जो निवासी थे वो सिंध नदी को क्या कहते थे, हिंद कहते थे, और वहां रहने वालों को हिंदू कहते थे। कौन, ईरान और भारत। कहा गया कि उसी के आधार पे सिंधु नदी के आसपास रहने वाले भूमि को सिंधु कहने लगे, है ना। और संस्कृत में जो है सा ध्वनि को फारसी में जो है हा हो जाता है। मीन संस्कृत की जो सा ध्वनि है, सा का जो अक्षर है वो फारसी में क्या हो जाता है, हा हो जाता है। इसलिए यह जो है सिंधु शब्द आगे चल करके हिंदू कहा जाने लगा। मीन्स वहाँ का जो सिंधु शब्द जो है वो क्या कहा जाने लगा, हिंदू कहा जाने लगा, क्योंकि सा का जो शब्द है वो हा के रूप में प्रयोग हो रहा था। ठीक है, तो धीरे धीरे उन लोगों ने सिंधु छोड़ करके क्या कहने लगे, हिंदू कहने लगे, है ना। अब कहा जाता है कि इस शब्द का विस्तार होता गया और हिंद शब्द भारत का वाचक हो गया। ये शब्द का विस्तार होता गया और हिंद शब्द जो है ना भारत का वाचक हो गया और इनकी भाषा को हिंदी कहा जाने लगा। ठीक है, और इसको और विस्तार होने के बाद ये जो भाषा है उसको क्या कहा जाने लगा, हिंदी कहा जाने लगा। ठीक है, देखिए कहा गया कि हिंदी भाषा का विकास सौरसैनी और अर्ध मगही अपभ्रंशों से हुआ है। क्या कहा गया कि हिंदी भाषा का जो विकास है वो सौरसैनी और अर्ध मगही अपभ्रंशों से जो है इसका उद्भव हुआ है, इसका विकास हुआ है। फिर है कि हिंदी भाषा का नाम फारसी शब्द हिंद से लिया गया। हिंदी भाषा का जो नाम है वो फारसी शब्द हिंद से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सिंधु नदी की भूमि से जुड़ा हुआ। किससे, सिंधु नदी के भूमि से जुड़ा हुआ। ठीक है, क्योंकि सिंधु को फारसी में सा का जो है हा कहा जाता था, है ना, तो सिंधु से ही यहाँ पर हमारा हिंदू आ गया और हिंदी आ गया था। ठीक है, आगे कहा गया हिंदी भाषा के विकास में लल्लू जी लाल, सदासुख लाल, सदल मिश्रा, इंसा अला खान जैसे लोगों का योगदान रहा है। किसके विकास में, तो हिंदी भाषा के विकास में। ठीक है, आगे कहा गया कि हिंदी भाषा के विकास में भारतेंदु और महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे साहित्यकारों का भी अहम योगदान रहा। अगर हम लोग हिंदी भाषा के विकास की बात करते दोस्तों, तो हिंदी भाषा के विकास में भारतेंदु जी और महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे साहित्यकारों का अहम योगदान रहा है, अहम भूमिका उन्होंने निभाया है हिंदी भाषा के विकास में। फिर है हिंदी भाषा को आज़ादी के बाद भारत की राजभाषा घोषित किया गया। हिंदी भाषा जो है हमारे भारत की आज़ादी के बाद भारत की इसको क्या घोषित किया गया था, भारत का राजभाषा घोषित किया गया था। किसको, हिंदी को। नेक्स्ट पॉइंट पर कहा गया कि हिंदी भाषा में पारिभाषिक शब्दों की संख्या पहले 5 से 6 हजार थी, लेकिन अब यह 1 लाख से भी ज़्यादा हो गया। मीन्स हिंदी भाषा में जो पारिभाषिक शब्द जो थे उसकी संख्या पहले 5 से 6 हजार था, लेकिन अब जो है ना 1 लाख से भी अधिक संख्या इसका हो गया है। ठीक है, आगे कहा गया कि हिंदी भाषा में नए शब्दों का जुड़ना और अनेक प्रभावों का अपनाना और इसकी भी समृद्धि बना रहा है। मीन्स हमारे हिंदी भाषा में क्या हो रहा है, नए नए शब्द जुड़ रहे हैं। ठीक है, और उसका नए नए शब्दों का अनेक प्रकार के प्रभाव है, अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं और यही इसको क्या बना रहा है, समृद्ध बना रहा है, फेमस बना रहा है। कहा जाता है कि हिंदी भाषा देश को एक सूत्र में जोड़ने का कार्य करती है और ये भाषा रही। मीन्स कहा गया कि हिंदी भाषा जो है देश को एक सूत्र में जोड़ने का काम करने वाली भाषा रही है। कौन भाषा, हिंदी भाषा। कोई कहेगा हिंदी भाषा ने क्या किया है, तो हिंदी भाषा ने हमारे देश को एक सूत्र में बांधने का प्रयास
किया है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हम लोगों ने ये समझ गया कि आखिर हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जानेंगे हिंदी भाषा का विकास। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग जीई इलेक्टिव हिंदी की तैयारी कर रहे हो और सेमेस्टर 1 की तैयारी कर रहे हो, तो इससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन होने वाले हैं सारे के सारे प्रश्न आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। जिस प्रकार से दोस्तों मैंने आपका सेमेस्टर 6 में साथ दिया था, बिल्कुल सेम तरीके से आपको जी पेपर में भी साथ देने वाला हूँ। ठीक है, बस आपके सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। तो इससे जुड़ी और भी वीडियोस पाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, और मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, अब देखिए बातें यहाँ पे आती है भारतीय आर्य भाषा का विकास, कि आखिर हमारा जो भारतीय हिंदी भाषा है उसका विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो कहा गया है कि हिंदी भाषा के उद्भव और विकास को समझने के लिए भारतीय आर्य भाषाओं के इतिहास को देखना होगा। मीन्स हिंदी भाषा के उद्भव और विकास को समझने के लिए जो है ना, भारतीय आर्य भाषाओं के इतिहास को देखना होगा। ठीक है, आर्य भाषाओं के इतिहास को जानना पड़ेगा। ठीक है, कहा गया कि भारतीय आर्य भाषा के विकास के 3 चरण माने जा सकते हैं। भारतीय आर्य भाषा जो है इसके विकास के 3 चरण माने गए हैं। पहला चरण है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। क्या है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जो 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। फिर दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। क्या है? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, जो 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक है। और अब है आगे है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। क्या है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जो 1000 ईस्वी से अब तक बना हुआ है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ों को हम लोग को समझना पड़ेगा, बाकी सारा समझ जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ है, इसके आधार पे हम लोग हिंदी भाषा के उद्भव के बारे में समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बातें यहाँ पे कही गई है कि हिंदी भाषा से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें, कि आखिर हिंदी भाषा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको आपको जान के रखना पड़ेगा, और इसी प्रकार से आपको क्या करना है, आंसर में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट में लिखा गया है कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक निर्णय लिया कि हिंदी भाषा की राष्ट्रभाषा होगी। ठीक है, मीन्स क्या हुआ कि 14 सितंबर 1949 को जो है ना, भारत के संविधान सभा ने एक निर्णय लिया कि हिंदी जो है वो क्या होगी, भारत की राष्ट्रभाषा होगी। और क्या हुआ कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसी के तौर पे जो है 14 सितंबर को दोस्तों क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है, और 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कहा गया कि हिंदी भाषा को अनुच्छेद 343 के अंतर्गत देवनागरी लिपि में 1950 में राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया था। मीन्स हिंदी भाषा को जो है अनुच्छेद 343 के अंतर्गत देवनागरी लिपि में जो है 1950 में इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया था। आगे कहा गया कि भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। अगर हमारे भारत की बात करते हैं दोस्तों, हमारे भारत में सबसे ज़्यादा जो भाषा बोला जाता है वो क्या बोला जाता है, हिंदी बोला जाता है। और देश के 70% लोग हिंदी बोलते हैं, बस समझते हैं। और हमारे भारत देश के अगर 70% लोगों की बात करें तो वो हिंदी बोलते हैं और हिंदी ही समझते हैं। ठीक है, कहा गया कि हिंदी भारत के कई राज्यों में बोली व समझी जाती है। अगर हम लोग हिंदी की बात करते हैं तो भारत के कई राज्यों में ये बोली जाती है और समझी भी जाती है ना। हिंदी भाषा के बारे में एक अच्छी बात यह है कि आप किसी शब्द को बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे जिस प्रकार से बोलते हैं। कहा गया है कि हिंदी भाषा सबसे सरल भाषा होती है, जिस प्रकार से आप उसको बोल रहे हैं उस प्रकार से आप उसको लिख भी सकते हो। ठीक है, फिर कहा गया कि देश में हर 5 में से 1 व्यक्ति इंटरनेट को हिंदी में चलाना पसंद करता है। ठीक है, देश के ऐसे कुछ लोग भी जो है जो फोन वगैरह को हिंदी में चलाना पसंद करते हैं, इंग्लिश में नहीं। फिर कहा गया है कि हिंदी जो है मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी किसका शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। कहा गया कि हिंदी के देवनागरी लिपि में कुल 52 वर्ण होते हैं। अगर हम लोग हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी के देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। और हिंदी की पहली कविता जो है वो प्रख्यात कवि अमीर खुसरो ने लिखा था। किसने लिखा था, कवि अमीर खुसरो ने लिखा था। कहा जाता है कि हिंदी भाषा के इतिहास साहित्य की रचना ग्रासिनद तैसी फ्रांसीसी लेखक ने किया था। हिंदी भाषा की इतिहास साहित्य की रचना जो किसने किया था, ग्रासिंद तैसी फ्रांसीसी लेखक ने किया था। ये थोड़ा सा जो होता है ना एक्सटर्नल पार्ट इसका। ठीक है, तो एक्सटर्नल जानकारियां हैं जो आपको एग्जामिनेशन के लिए जरूरी होंगी। फिर कहा गया कि हिंदी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले हिंदी अखबार है जो जानबूझकर अन्य भाषा लाता है। ठीक है, मिस कहा गया हिंदी को जो नुकसान पहुंचाता है वो कौन पहुंचाता है, हिंदी का अखबार जो जानबूझकर क्या करता है, तो अन्य भाषाओं को ये लाता है। ठीक है,
उसके बाद कहा गया कि अवधी, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, बघेली, भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, मालवी, झारखंडी, कुमाऊनी, मगवी आदि हिंदी की जो है ना प्रमुख बोलियां हैं। ये सब जो बोली है वो हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं, है ना। और फिर कहा गया कि नमस्ते शब्द हिंदी भाषा में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। नमस्ते जो है ना हिंदी भाषा में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला क्या है, शब्द है। और कहा जाता है कि सन 2000 ईस्वी में हिंदी का पहला वेब पोर्टल अस्तित्व में आया था, तभी से इंटरनेट पर जो है हिंदी छाप छोड़ी जाने लगी थी। फिर आगे है कि हिंदी भाषा के इतिहास जो है लगभग 1000 वर्ष पुराना माना जाता है। हिंदी भाषा का इतिहास जो है लगभग 1000 वर्ष पुराना माना जाता है। और हिंदी का पहला उपन्यास जो आया था वो परीक्षा गुरु है। क्या है, परीक्षा गुरु है, जिसे लाला श्रीनिवास दास ने लिखा था। कोई पूछेगा हिंदी का पहला उपन्यास जो है वो कौन सा है, परीक्षा गुरु है, जिसको किसने लिखा था, लाला श्रीनिवास दास ने लिखा था। ठीक है। कहा जाता है कि गोपाल चंद्र का नहुस हिंदी का पहला मौलिक घटना है। गोपाल चंद्र का जो नहुस जो है वो हिंदी का पहला मौलिक घटना था। और हिंदी दुनिया में सर्वाधिक तीव्रता से प्रसारित होने वाली भाषा है। अगर हम लोग हिंदी की बात करें तो हिंदी जो है ना दुनिया का एकमात्र ऐसा भाषा है जो सबसे तेजी से क्या हुआ है, फैला है। ठीक है। तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे प्रश्न आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। उसके साथ साथ इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे प्रश्न आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लें। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।